इस मामूली सी दिखने वाली लौकी की बेल की किस्मत में सिर्फ मिट्टी में मिल जाना लिखा था, लेकिन जब मेरा पुनर्जन्म प्रीनेटल गॉड वाइन के रूप में हुआ, जो कि 10 ग्रेट स्पिरिचुअल रूट्स में से एक है, तो मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इसके 7 कीमती हुलो आपस में बांट लिए जाएं और इसकी जड़ की मिट्टी भी छीन ली जाए। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, बधाई हो, होस्ट गॉड लेवल चॉइस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। अपना पहला ऑप्शन चुने। ऑप्शन 1, अपनी पावर सेव करते रहें और 7 हुलों को नेचुरल तरीके से पकने दें। बाद में ये 7 अलग अलग प्री नेटल ट्रेजर्स बनेंगे। ऑप्शन 2, समय से पहले ट्रांसफॉर्म हो जाएं। इनाम के तौर पर 7 हुलों मिलकर एक इकलौता अल्टीमेट प्री नेटल गोड बन जाएगा, जिसमें 7 की कंबाइंड पावर्स होंगी। मैंने बिना सोचे समझे ऑप्शन 2 चुन लिया। अगर मैं 7 के पकने का इंतजार करता तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती और हांगकांग के सेंट्स मुझे वैसे ही मार डालते। एक ही सही, पर अल्टीमेट ट्रेजर होना काफी था। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, मेरे दिमाग में सीक्रेट नॉलेज का फ्लड आ गया। सिर्फ एक युआन हुई के अंदर मैंने अपनी सोल को इवॉल्व कर लिया और क्रिएशन का रास्ता समझ लिया। कई युगों की कड़ी तपस्या के बाद एक दिन चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का सैलाब आ गया। एक जादुई रोशनी चमकी और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। इसी के साथ बेल पर लगे 7 अधूरे हुलो टूटकर गिरे और तुरंत पककर टॉप टियर प्री नेटल स्पिरिचुअल ट्रेजर्स में बदल गए। आपस में अट्रैक्ट होकर वे तेजी से घूमने लगे और एक जोरदार धमाके के साथ आपस में मर्ज हो गए। अब मेरे हाथ में कैओस गोड था, एक बेहद ताकतवर प्री नेटल ट्रेजर। जब मैंने इसमें अपनी एनर्जी डाली तो इसके अंदर से लाल बादलों जैसे दिखने वाले अनगिनत सैंडस्टोन्स निकले, जो आपस में टकराकर खतरनाक बिजली और आग पैदा कर रहे थे। इसकी पावर पहले से कहीं ज्यादा घातक थी। मैंने इसे संतुष्ट होकर अपनी सोल में सेव कर लिया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरी कल्टीवेशन स्टेज ग्रेट डालियो इमॉर्टल तक पहुंच चुकी थी। अपनी जड़ों की जादुई मिट्टी समेटकर मैं उस वैली के प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर निकल आया। बाहर आते ही मुझे पांगू का भारी प्रेशर महसूस हुआ, जिसकी वजह से इस पहाड़ पर कोई नहीं आता था। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ छिपे खजाने को ढूंढने का ये बेस्ट मौका है। जल्द ही मुझे एक जादुई प्रीनेटल प्लैंटेन ट्री मिला, जिस पर यिन और यांग की 2 पत्तियां थीं। पुरानी टाइमलाइन में ये पत्तियां दूसरों को मिलती और पेड़ सूख जाता, इसलिए मैंने इसे बचाकर अपने पास रख लिया। तभी मेरी नजर एक और चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये और कोई नहीं बल्कि मशहूर डिंघाई मिस्टिक बीड्स थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 12 बीड्स थे। लेजेंड्स के मुताबिक अगर 24 बीड्स हों तो ये टॉप टियर ट्रेजर बनता है और 36 हो तो अल्टीमेट। मैंने इन 12 बीड्स को भी अपने पास रख लिया ताकि फ्यूचर में बाकी के 24 ढूंढकर इन्हें कंबाइन कर सकूं और अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकूं। इसके बाद मुझे कोई बड़ा खजाना नहीं मिला, तो मैंने कुछ कॉमन जड़ी बूटियां और रिसोर्सेज अपने कैओस गॉड में कलेक्ट किए और वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। इस वक्त पूरी दुनिया और समंदर पर ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन जैसी 3 बड़ी रेसेस का राज था। एक मैं बुझो माउंटेन से बाहर निकला। सामने से एक बेहद तेज रोशनी मेरी तरफ आई। मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उस रोशनी के अंदर एक धुंधली लेकिन बेहद ताकतवर और मस्कुलर पर्सनैलिटी थी, जिसकी पावर मुझसे कम नहीं थी बल्कि शायद ज्यादा ही थी। उसने भी मुझे देख लिया था और वो रुक गया। सिस्टम अलर्ट, शिकाइलिन आपको नोटिस कर चुका है। कृपया अपनी अगली चॉइस चुने। ऑप्शन 1, शिकाइलिन को सीधे चैलेंज करें और उससे फाइट करें। इनाम 12 बीट्स को रिफाइन करके अपनी ताकत बढ़ाने की सीक्रेट टेक्निक। ऑप्शन 2, शिकाइलिन के सामने सरेंडर कर दें और उनकी किलिन रेस में बतौर एल्डर शामिल हो जाएं। इनाम में इंपीरियल होली बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक मिलती, जिससे बॉडी इतनी सॉलिड हो जाती कि प्रीनेटल ट्रेजर को टक्कर दे सके। ऑप्शन 3, यहाँ से तुरंत निकल जाएं और किलिन रेस के किसी झंझट में न पड़े। इनाम सोल स्प्लिटिंग मेथड, जिससे सोल के 2 हिस्से किए जा सकते हैं और सब सोल हमेशा मेन सोल के कंट्रोल में रहेगी। दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजते ही मैंने बिना देर किए फैसला लिया, सिस्टम, मैं ऑप्शन 3 चुनता हूँ। आखिर मेरी जड़ें 10 ग्रेट स्पिरिचुअल रूट्स में से एक है। आगे चलकर मैं खुद शिकाइलिन से कहीं ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, तो फिर इन तीनों प्री नेचुरल रेसेस के पंगे में क्यों पड़ना। मैं तुरंत रोशनी की रफ्तार से वहां से निकल गया। शिकाइलिन बुझोऊ माउंटेन के अंदर चला गया और मेरे दूर निकलते ही सिस्टम का मैसेज आया, टास्क कंप्लीट। मेरे दिमाग में सोल को डिवाइड करने की टेक्निक आ गई। भले ही ये बहुत हाई लेवल न हो, पर बेहद प्रैक्टिकल थी। थोड़ा सा मलाल उस बीड्स रिफाइन करने वाली टेक्निक का था, पर मैं ज्यादा नहीं सोच रहा था। सच तो ये था कि अभी मेरे और शिकाइलिन की पावर में बड़ा गैप था। अगर मैं पंगा लेता तो अल्टीमेट ट्रेजर होने के बाद भी मात खा सकता था। मैंने मूड सेट किया और सीधे हांगकांग के अंतरिक्ष की तरफ उड़ चला। तेज हवाओं के थपेड़ों को पार करते हुए मैं स्टार्स के करीब पहुंच गया। स्पेस का माहौल काफी रफ था। यहाँ न तो लाइफ थी और न ही धरती जैसी कोई सिविलाइजेशन। खैर, मेरा सीधा टारगेट था सन स्टार। जैसे ही मैं सन स्टार के पास पहुंचा, सामने आग का एक समंदर था। इसके सरफेस की आग इतनी खतरनाक थी कि किसी गोल्डन इमॉर्टल को पल भर में राख कर दे। लेकिन मेरे जैसे ग्रेट डालियो इमॉर्टल कल्टीवेटर के लिए यह सिर्फ बॉडी वार्म अप जैसा था। हालांकि एक बैल होने के नाते मुझे आग से थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, हर जगह भयंकर आग थी। इस नेचुरल प्रोटेक्शन की वजह से ही यहाँ पैदा हो रहे 2 गॉड्स दाइजुन और ताई एकदम सेफ थे। तभी मुझे अपने कैओस गॉड की याद आई। 7 हुलों में से एक वाटर फायर हुलो था, जो एक्टिवेट होने पर पानी और आग के 2 किलिन में बदल जाता था। मेरा यहाँ आने का एक मकसद इस सन स्टार की असली आग को एब्जॉर्ब करके अपने गॉड की फायर पावर को बढ़ना था। मैंने कैओस गॉड को एक्टिवेट किया। उसने एक ब्लैक होल की तरह सूरज की आग को निगलना शुरू कर दिया
लेकिन ये इतनी बड़ी जगह थी कि सरफेस की आग से गॉड का पेट ही नहीं भर रहा था। इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और ड्रैगन्स की दहाड़ गूंज उठी। मुझे लगा ड्रैगन रेस आ गई क्या, पर ध्यान से देखा तो आग का एक बहुत बड़ा बुलबुला फटा था, जिसमें से जहरीली गैस और सैकड़ों एंशिएंट टॉक्सिक ड्रैगन्स बाहर निकल रहे थे। ये इसी स्टार के लोकल जीव थे जो आग के एलिमेंट से बने थे। इनके पास कमाल की फायर पावर्स थी, पर इनमें अक्ल बिल्कुल नहीं थी। ब्लास्ट होते ही आधे तो वहीं मर गए और बाकी बिना किसी डर के नए बुलबुलों से खेलने भाग गए। मैंने सोचा भले ही इनमें दिमाग न हो, पर कोई न कोई तो पावरफुल ड्रैगन होगा जिसने होश संभाला होगा। अगर मैं कुछ को पाल लूं तो रौब जमेगा, या फिर इन्हें मारकर इनके सोर्स से अपने गॉड की फायर पावर बढ़ा लूं। पर ये मेरे पैदा होने के बाद दिखे पहले मजेदार जीव थे, इसलिए मेरा दिल नहीं पसीजा और मैंने इन्हें छोड़ दिया। मैंने कैओस गॉड से खुद को प्रोटेक्ट किया और सूरज के और गहरे हिस्से में जाने लगा। मैं जितना अंदर जा रहा था आग उतनी ही खूंखार होती जा रही थी। ड्रैगन्स का नामो निशान मिट चुका था और आग इतनी भीषण थी कि अगर गॉड का प्रोटेक्शन हट जाता तो मेरी बॉडी भी झुलस जाती। सोचिए, इतने खतरनाक माहौल में भी दिजून और ताई जैसे गॉड्स का जन्म हो रहा था। वो भी मेरी तरह पैदा होते ही डालुओ इमॉर्टल स्टेज पर थे। बस मैं सिस्टम की मदद से उनसे एक एरा पहले आ गया था। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था क्योंकि वो चलता फिरता खजाना है। दीजून के पास हेतु लुओशु है और ताई के पास कैओस बेल। ये तीनों ऐसे ट्रेजर्स हैं जो किसे नहीं चाहिए। हेतु लुओशु से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है और इसके अंदर हुन्युआन हेलो फॉर्मेशन छिपा है। वहीं कैओस बेल तो एक अल्टीमेट प्री नेचुरल ट्रेजर है जो अटैक और डिफेंस दोनों में लाजवाब है। इसके अंदर का जोटियन शिंगडू फॉर्मेशन पूरे ब्रह्मांड के स्टार्स की पावर खींच सकता है, जिससे सेंट्स से भी लड़ा जा सकता है। पर ये सब किस्मत का खेल है, इसलिए मैं बस चांस ले रहा था। वे दोनों तो नहीं मिले, लेकिन आग की लपटों के बीच मुझे एक भारी भरकम मोती मिला। ये सूरज की प्योर आग के जमने से बना एक नायाब खजाना था जिसका नाम था सोलर डिवाइन बीट। इसमें इतनी एनर्जी थी कि अगर ये फटे तो न जाने कितनी सौर अग्नि पैदा कर दे। इसे कहते हैं ढूंढा कुछ और मिल कुछ और गया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और वहाँ मेरा कैओस गॉड लगातार सूरज की उस भयंकर आग को अपने अंदर समेटता रहा। अगर मैं इसी तरह आग को एब्जॉर्ब करता रहता तो न जाने कितने युग बीत जाते। लेकिन इस सोलर डिवाइन बीट के मिलते ही मेरा काम आसान हो गया और ढेर सारा समय बच गया। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न इस मोती को कैओस गॉड के अंदर ही रख दिया जाए। वहाँ ये एक छोटे सूरज की तरह काम करेगा, जिससे गॉड को बाहर से आग खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। मैं इसे गॉड में रखने ही वाला था कि अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खतरे की एक तेज लहर महसूस हुई। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी सूझबूझ से कैओस गॉड को एक्टिवेट किया और खुद को उसके अंदर छिपा लिया। अगले ही पल आग के भयंकर गोलों की बौछार हुई जो सीधे उसी जगह पर गिरी जहां मैं खड़ा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां एक खूंखार सौर तूफान आ गया। तभी ड्रैगन्स की दहाड़ गूंजी और 8 बेहद विशालकाय एंशिएंट टॉक्सिक ड्रैगन सामने आए। मेरा अंदाजा सही था, यहाँ सच में अक्ल वाले और बेहद ताकतवर ड्रैगन्स मौजूद थे। ये इस मोती के लालच में आग के पीछे छिपे थे और इन्होंने मुझ पर छिपकर वार किया था। गॉड के अंदर से मैं ये सब देख रहा था और मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। शुक्र है कि मैंने अपनी सावधानी कम नहीं की थी, वरना इस सरप्राइज अटैक से मैं सीधा ऊपर पहुंच जाता या बुरी तरह जख्मी हो जाता। लेकिन कैओस गॉड एक अल्टीमेट प्री नेटल ट्रेजर है, इसे तोड़ पाना इन ड्रैगन्स के बस की बात नहीं थी। इसलिए मैं अंदर पूरी तरह सेफ था। हालांकि हमले के इम्पैक्ट से मेरा गॉड दूर जा गिरा। उन ड्रैगन्स को अंदाजा नहीं था कि ये गॉड कोई मामूली चीज नहीं है। उन्हें लगा मैं मारा गया और वो अपनी डिवाइन सेंस से मोती ढूंढने लगे। ये ड्रैगन सन स्टार पर आने वाले हर जीव को दुश्मन मानते थे, कमजोर को सीधे मार देते और मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर पर छिपकर हमला करते। ये 8 ग्रेट डालुओ इमॉर्टल लेवल के थे और इन्होंने इतनी आग निगली थी कि इनकी पावर बहुत ज्यादा थी। अगर मैं इनसे आमने सामने लड़ता तो शायद भारी पड़ जाता। मैं गॉड के अंदर बैठकर कोई स्ट्रेटेजी सोच ही रहा था कि तभी दिमाग में फिर से सिस्टम की घंटी बजी। डिंग। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट पर 8 एंशिएंट टॉक्सिक ड्रैगन्स ने हमला किया है। कृपया अपनी चॉइस चुने। ऑप्शन 1, इन 8 ड्रैगन्स को बेरहमी से मारकर उनकी कैओ बॉडी के सोर्स से कैओस गॉड की पावर बढ़ाएं। इनाम इन ड्रैगन्स की फायर सुपर पावर्स। ऑप्शन 2, इन्हें हराकर अपना गुलाम बना लें। इनाम इन 8 ड्रैगन्स की कंबाइंड स्पिरिचुअल पावर। ऑप्शन 3, टोटल 9 ड्रैगन्स को अपना गुलाम बनाएं। इनाम फायर लॉ ऑफ द ग्रेट दाओ का पूरा सीक्रेट नॉलेज। हैरान रह गया 9 ड्रैगन्स, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 8 हैं। 9वां कहाँ है? मैंने अपनी डिवाइन सेंस दौड़ाई पर मुझे कोई 9वां ड्रैगन नहीं दिखा। अगर वो 8 के साथ मिलकर छिपकर वार करता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। लेकिन तभी एक ड्रैगन की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। वह अपने भाइयों से बोला, भाइयों, बड़े भाई अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए गुफा में ध्यान लगा रहे हैं। उन्हें खाने के लिए ये मोती चाहिए, कोई इसे अकेले मत खाना। चलो। मामला साफ था, वो 9वां ड्रैगन इनका बॉस था और अपने ठिकाने पर बंद था। जब तक वो पीठ पीछे वार नहीं कर रहा था मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इन 8 को ठिकाने लगाने के बाद उसे भी देख लेंगे। मैंने तुरंत मन में कहा, सिस्टम, मैं ऑप्शन 3 चुनता हूँ। पावर और सुपर पावर्स तो मेहनत से हासिल की जा सकती हैं, लेकिन दाओ का ज्ञान किस्मत से मिलता है। और वैसे भी 9 ड्रैगन से खिंचने वाली सवारी पर घूमने का स्वैग ही अलग होगा। क्या तुम मेरा नाम सुनने पर जवाब दोगे? चॉइस लॉक करते ही मैं कैओस गॉड से बाहर आ गया और हवा में तैरते हुए मजे से बोला, ओए आग के पुतलों, थोड़ा धीरे मारते, दर्द हुआ यार। अगर मेरी बॉडी इमोर्टल बॉडी न होती तो आज मेरा काम तमाम था। यह आवाज सुनकर 8 ड्रैगन्स चौंक गए। उनकी विशाल आंखें यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन अपने बड़े साइज की वजह से वो छोटे से मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। मजबूरी में मुझे अपनी बॉडी का साइज बड़ा करना पड़ा। मैंने जोर से कहा, यहाँ हूँ नीचे, मिल गया साला, यहाँ छिपा है। एक ड्रैगन चिल्लाया, तभी दूसरा बोला, संभल कर, ये बंदा चालाक है,
हमारा पहला हमला झेल गया। मैंने टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे झूठ बोलते हुए अपना गेम शुरू किया। मेरा नाम दाइजुन है, क्या तुम लोगों में अपना नाम बताने का दम है? लीडर ड्रैगन हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, मेरा नाम है मैनेर। ये नाम हमारे बॉस मैनी ने दिया है और ये मेरे बाकी भाई बहन है, मैन सैन, मैन सी, मैन वू, मैन लियू, मैन की, मैन बा और मैन जीव। बोल तुझे क्या करना है? आठों ड्रैगन्स एक साथ इतनी जोर से दहाड़े की बिजली कड़क उठी। करना क्या है? कुछ नहीं, मैं मुस्कुराया और अपना कैओस गॉड आगे करते हुए बोला, मैन एयर, मैन सैन, मैन सी, मैन वू, मैन लियू, मैन की, मैन बा, मैन जीव। अगर मैं तुम्हें आवाज दूं तो क्या तुम में जवाब देने की हिम्मत है? हाँ क्यों नहीं। जैसे ही मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला गॉड से एक रहस्यमयी जादुई पावर निकली। उसका पहाड़ जैसा बड़ा शरीर पल भर में छोटा हो गया और वो सीधा उड़कर गॉड के मुंह के अंदर चला गया। ये देखकर बाकी 7 ड्रैगन्स चीखे दूसरे भाई, और जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले वो जादुई रोशनी उन पर भी हावी हो गई। वो सब भी छोटे होकर गॉड के अंदर बंद हो गए। ये असल में कैओस गॉड के अंदर मौजूद पर्पल गोल्ड गॉड की पावर थी। इसके सामने जो भी अपना नाम पुकारे जाने पर जवाब देगा वो सीधा अंदर लॉक हो जाएगा। हालांकि इसकी एक लिमिट थी, सामने वाले की पावर मुझसे 10 गुना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आठों मिलकर भी मेरी पावर के आसपास नहीं थे, इसलिए अब वो गॉड के अंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। गॉड के अंदर ये आठों ड्रैगन्स चाहे जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं, मैंने उनकी एक न सुनी। मैं तुरंत उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए उनकी सोल में अपनी डिवाइन सेंस लेकर घुसा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया मेरे होश उड़ गए। उनकी सोल में पहले से ही एक बेहद पावरफुल प्रोटेक्टिव लॉक लगा हुआ था। इसका मतलब साफ था, ये ड्रैगन्स आवारों की तरह यहाँ नहीं घूम रहे थे, इनका कोई सीक्रेट मालिक था। मेरी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। अगर मैं उस लॉक को जरा भी छेड़ता तो उसके असली मालिक को तुरंत पता चल जाता। फिर तो वो एक झटके में इन 7 8 और इनके बड़े भाई मैनी को रिमोट कंट्रोल से वहीं ढेर कर देता। मैं नहीं चाहता था कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हाथ खाली रहें। और हाँ, मुझे अंदर से ये फीलिंग भी आ रही थी कि उस पर्दे के पीछे बैठे खिलाड़ी की पावर मुझसे कहीं ज्यादा है। पर अब जब ओखली में सिर दे ही दिया था तो डरना कैसा। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उस मिस्टीरियस बंदे ने इन 9 ड्रैगन्स को चुपचाप सनस्टार पर पाल रखा था, तो पक्का वो कोई बहुत बड़ा और काला गेम खेल रहा था। जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसका सीक्रेट देख लिया है तो वो मुझे वैसे भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर डरना क्या, इसके सारे के सारे 9 ड्रैगन्स उड़ा लेते हैं। मैंने अपनी डिवाइन सेंस बाहर निकाली और गॉड के अंदर उन 8 पर प्रेशर बढ़ा दिया ताकि वो हिल भी न सके। अब मुझे उस 9वें ड्रैगन को ढूंढकर इसी तरह गॉड में बंद करना था, इससे पहले कि उसके असली मालिक को भनक लगे। मुझे उस मालिक की जगह खुद इन ड्रैगन्स का नया गॉडफादर बनना था। मैंने हवा से उन ड्रैगन्स की एनर्जी का एक कतरा खींचा और अपनी जादुई पावर से उसका पीछा करने लगा। मुझे सीधे सनस्टार के सबसे गहरे और सबसे गर्म हिस्से की लोकेशन मिली। मैं जितना अंदर जा रहा था आग इतनी भयंकर हो रही थी कि अब मेरी सॉलिड बॉडी भी जवाब दे रही थी। मुझे खुद को सेफ रखने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर का ढाल बनाना पड़ा। लेकिन असली चैलेंज ये था कि उस 9वें ड्रैगन को बिना शोर शराबे के कैसे पकड़ा जाए। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने अपनी द ऑफ क्रिएशन की पावर को एक्टिवेट किया और अगले ही पल मेरी पूरी बॉडी बदल गई। एक जबरदस्त दहाड़ के साथ मैं खुद एक हूबहू एंशिएंट टॉक्सिक ड्रैगन बन गया। वो सूरज की आग जो मुझे परेशान कर रही थी अब मेरे शरीर को अपनी सी लगने लगी। मैं मजे से आग उगलते हुए आगे बढ़ा। मेरी एनर्जी अब बिल्कुल उनके बड़े भाई जैसी मैच कर रही थी। काफी देर उड़ने के बाद आखिरकार मैं उनके ठिकाने पर पहुंचा, एक बहुत बड़ा ड्रैगन नेस्ट। अंदर से एक बेहद खतरनाक और भारी एनर्जी आ रही थी। ये उनका बॉस मैन यी था। उसकी पावर मेरी टक्कर की थी, बल्कि शायद थोड़ी ज्यादा ही थी। सबसे बड़ी बात, वो इस वक्त अपनी कल्टीवेशन बढ़ाकर ग्रेट डालुओ इमॉर्टल में एंट्री करने की कगार पर था। मैंने बिना टाइम गंवाए सीधे गुफा में एंट्री मारी। बड़े भाई, मैं वापस आ गया। मैंने अपनी आवाज को गूंजाते हुए अंदर बैठे उस विशालकाय ड्रैगन को मैसेज भेजा, मैन तू वापस आ गया। पर अकेला क्यों? गुफा के अंधेरे से मैन यी की भारी आवाज आई और उसकी आंखें खुली। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले वही पुराना कर्म का गेम शुरू हो गया। एक जादुई पावर ने उसे जकड़ लिया और उसका पहाड़ जैसा शरीर छोटा होने लगा। वो सीधे उड़कर मेरे पंजे में छिपे कैओस गॉड की तरफ खींचने लगा। भले ही ड्रैगन्स में अक्ल कम हो, पर वो बॉस था। तुरंत भांप गया कि इस मैन एयर में कुछ गड़बड़ है। वो गुस्से में दहाड़ा और पूरी ताकत से गॉड की पावर का विरोध करने लगा। उसकी पावर वाकई गजब की थी। उसने एक सेकंड के लिए कैओस गॉड के अट्रैक्शन को हवा में ही रोक दिया। लेकिन अल्टीमेट प्री नेचुरल ट्रेजर के सामने उसकी एक न चली। अगले ही पल वो बेबस हो गया और एक दर्दनाक चीख के साथ गॉड के अंदर जाकर लॉक हो गया। वो भी अब बाकी भाइयों की तरह हिलने के लायक नहीं बचा था। एजुल उसे पकड़ने के बाद मैंने चैन की सांस ली। ये तो अच्छा हुआ कि इन ड्रैगन्स को सिर्फ अंधाधुंध पावर बढ़ानी आती थी। उन्हें दाव या कर्म के सिद्धांतों का कोई अता पता नहीं था, वरना खेल बिगड़ सकता था। अब 9 के 9 ड्रैगन्स मेरे कैओस गॉड में ऐसे पड़े थे जैसे एम्बर के अंदर कोई मक्खी फंसी हो। यही तो एक प्री नेटल ट्रेजर का जलवा है। मैंने गॉड के अंदर खुद एंट्री ली और अपने असली रूप में आकर मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। अपने टास्क कंप्लीट करने का टाइम था। साथ ही मुझे ये जानने की भी भारी चुल मची थी कि इन सब का असली आका कौन है, जिसने सनस्टार पर इतना बड़ा मोहरा सेट कर रखा था। मैंने गॉड की पावर से उन 9 ड्रैगन्स को एक सर्कल में सेट किया और खुद उसके सेंटर में पालथी मारकर बैठ गया। मुझे एक ही बार में इन 9 ड्रैगन्स के दिमाग के पुराने लॉक्स को तोड़कर अपना नया लॉक लगाना था। अगर एक भी चूक जाता तो असली मालिक को सिग्नल मिल जाता और मेरा पूरा मिशन फेल हो जाता। मैंने आंखें बंद की। मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर निकली। वो कोई इंसानी रूप नहीं था, बल्कि करोड़ों मील लंबी एक विशालकाय लौकी की बेल थी। वो बेल तेजी से हिली और उसमें से 9 मजबूत टहनियां निकली, जिन्होंने उन 9 ड्रैगन्स को
किसी एजोंगजी की तरह कसकर जकड़ लिया। मैंने अपनी सोल स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल किया। ड्रैगन्स दर्द और गुस्से से दहाड़ने लगे। पूरी गुफा हिल गई। तभी मेरी बेल की टहनियां सरसराते हुए वापस मेरे दिमाग में समा गईं। अगले ही पल वो 9 ड्रैगन्स आजाद होकर हवा में घूमने लगे और मजे से आग उगलते हुए लगे। उनका पुराना लॉक टूट चुका था और अब उनके नए मालिक का टैग मेरे नाम का था। अब वो पूरी तरह मेरे गुलाम थे। लेकिन ये सब होने के बाद भी मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैंने आंखें खोली और एक फीकी मुस्कान के साथ खुद से कहा, धत तेरे की। मेरा शक एकदम सही निकला। इन 9 ड्रैगन्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद जुलोंग है। तो गेम ये था कि जुलोंग ने सनस्टार पर इन 9 सबसे पुराने और खतरनाक ड्रैगन्स को वश में किया था और उन्हें अपने एक सीक्रेट वेपन की तरह छिपा कर रखा था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतने युगों तक जो राज छिपा रहा उसे मेरे जैसा कोई नया खिलाड़ी आकर एक झटके में तबाह कर देगा। भले ही मेरे कैओस गॉड ने हर तरह के सिग्नल और किस्मत के खेल को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उन ड्रैगन्स का पुराना लॉक तोड़ा, अरबों मील दूर बैठे जुलोंग को एक पल के लिए मेरी एनर्जी का एहसास हो गया। एक मामूली से डालुओ इमॉर्टल ने उसके सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। जुलोंग गुस्से से पागल हो गया। वैसे तो वो खुद ईस्ट सी का राजा था और वहां से हिल नहीं सकता था, लेकिन मुझ जैसे कल्टीवेटर के लिए उसे खुद आने की जरूरत भी नहीं थी। उसने तुरंत अपना एक क्लोन तैयार किया। भले ही उस क्लोन के पास जुलोंग जैसी अल्टीमेट पावर नहीं थी, पर वो ग्रेट डालुओ इमॉर्टल जितना ताकतवर था। वो तुरंत तोहाई से सनस्टार की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, इसलिए उसे आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। अगर मैं अभी भाग जाता तो वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन अगर मैं यहीं रुका रहा तो वो मुझे ये बताने आ रहा था कि उसकी राह में आने वालों का क्या हश्र होता है। इसी बीच गॉड के अंदर मैं 9 ड्रैगन्स को गुलाम बनाकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। मैं पिछले टास्क का इनाम यानी फायर लॉ का ज्ञान लेने ही वाला था कि तभी दिमाग में सिस्टम की घंटी फिर बजी डिंग। जुलोंग का क्लोन सनस्टार की तरफ बढ़ रहा है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, जुलोंग के क्लोन को वहीं का वहीं ढेर कर दें। इनाम फॉर्च्यून डिंग, जो एक अल्टीमेट प्रीनेटल ट्रेजर है। नोट, ये मिशन बेहद खतरनाक है। जुलोंग का क्लोन क्वाजी सेंट से ठीक नीचे के लेवल का सबसे खतरनाक फाइटर है। ऑप्शन 2, चुपचाप कैओस गॉड में तब तक छिपे रहें जब तक वो चला न जाए। इनाम टॉप टियर प्री नेटल स्पिरिचुअल ट्रेजर सोलर पैलेस, जो सूरज की कंबाइंड पावर से एक ऐसा ब्लास्ट करता है जो सब कुछ भस्म कर दे। ऑप्शन 3, तुरंत सनस्टार से रफू चक्कर हो जाएं, अपने सारे निशान मिटा दें और उसके क्लोन से बचकर भागें। इनाम यांग यांग कल्टीवेशन मेथड, जिससे यिन यांग दाओ की अल्टीमेट बॉडी बनाई जा सकती है। रिस्क बढ़ा तो इनाम भी बढ़ा। मैंने सोचते ही ऑप्शन 2 को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। पहली बात, मैं डरपोक बनकर छिपना नहीं चाहता था। दूसरी बात, इनाम में मिलने वाला सोलर पैलेस मुझे कुछ खास अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। आखिर ऑप्शन 1 के इनाम के सामने उसकी क्या बिसात। फॉर्च्यून डिंग एक अल्टीमेट प्री नेटल ट्रेजर था। ये तब बना था जब गॉड ऑफ क्रिएशन का अंत हुआ था और उसकी प्योर एनर्जी इसमें समा गई थी। लेजेंड्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इसके साथ कियनकुन डिंग भी मिल जाए तो दोनों को मर्ज करके ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक वेपन बनाया जा सकता है। ये मेरी दाव ऑफ क्रिएशन की पावर से बिल्कुल मैच करता था, लेकिन खतरा भी बहुत बड़ा था। जुलोंग इस एरा का मेन विलेन था। उसका क्लोन भले ही असली जुलोंग न हो, पर सिस्टम के मुताबिक वो चुनसन से ठीक नीचे की स्टेज का बेताब बादशाह था। क्या मेरे जीतने का कोई चांस था? हाँ, चांस तो था, वरना सिस्टम ये ऑप्शन देता ही नहीं। भले ही वो मुझसे हर मामले में आगे था, पर मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड था, कैओस गॉड। इस गॉड के पास 7 हुलों की पावर्स थी और उन 7 में एक ऐसा हुलो था जो सबसे खूंखार माना जाता था, जिसका नाम था जैंक्सियन गॉड। इसके अंदर एक जादुई फ्लाइंग डैगर छिपा होता है। बस गॉड से कहना होता है, प्लीज बेबी टर्न अराउंड, और वो डैगर सामने वाले की सोल और बॉडी दोनों के परखच्चे उड़ा देता है। जब वो नॉर्मल हुलो था तब भी इतना खतरनाक था, तो अब जब वो खुद एक अल्टीमेट प्री नेटल ट्रेजर का हिस्सा बन चुका था तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल थी। अगर खुद असली जुलोंग आ रहा होता तो मैं कभी ये रिस्क नहीं लेता। वो एक अलग ही लीग का कल्टीवेटर है, लेकिन यहाँ सिर्फ उसका क्लोन आ रहा था, तो एक चांस लेना तो बनता था। अगर बात बिगड़ी तो मैं गॉड लेकर भाग जाऊंगा। मैंने बिना देर किए कहा, सिस्टम, मैं ऑप्शन 1 चुनता हूँ। मजबूरी में मुझे ऑप्शन 3 का लालच छोड़ना पड़ा, जिससे मेरी यिन यांग पावर बढ़ सकती थी, पर अब मेरा पूरा फोकस जुलोंग के क्लोन को धूल चटाने पर था और कल्टीवेशन में ब्लास्ट फाइट से पहले मुझे अपनी पावर बढ़ानी थी। मैंने तुरंत पिछले टास्क का इनाम यानी 9 ड्रैगन्स का फायर लॉ का पूरा ज्ञान अपने दिमाग में डाउनलोड किया। एक झटके में आग से जुड़े 9 अलग अलग सीक्रेट्स मेरे दिमाग में फिट हो गए। आग के मामले में मेरा लेवल अब मेरी क्रिएशन पावर जितना ही हाई हो चुका था। मेरी ताकत अचानक दोगुनी हो गई। मेरी बॉडी से फायर एम्परर जैसी खूंखार एनर्जी निकलने लगी। अब मुझे सूरज की इस भयंकर आग से बचने के लिए किसी ढाल की भी जरूरत नहीं थी। मैं कैओस गॉड से बाहर आया और उसी ड्रैगन नेस्ट में पालथी मारकर बैठ गया। चारों तरफ से सूरज की भयंकर लपटें बवंडर की तरह मेरी तरफ खींची चली आईं और मेरी बॉडी में समाने लगी। वो आग सीधे मेरी स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट हो रही थी। न जाने कितना समय बीता, अचानक मेरी बॉडी से एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। मेरी कल्टीवेशन स्टेज ग्रेट डालुओ इमॉर्टल से सीधे लेट स्टेज पर पहुंच गई। एक ही शरीर में 2 अल्टीमेट लॉ का कंट्रोल पाकर मैं थोड़ा हवा में उड़ने लगा था। पहले जहां मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ अपनी जादुई फ्लाइंग डैगर के भरोसे ही जीत सकता हूं, वहीं अब इस नए लेवल और सनस्टार के इस माहौल की वजह से मेरी जीत के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। आखिर ये पूरा सनस्टार आग का घर था, यहाँ मुझसे बेहतर फाइट कौन ही लड़ सकता था। अब तुम 9 के 9 बाहर आओ, मैंने आवाज दी और उन एंशिएंट टॉक्सिक ड्रैगन्स को कैओस गॉड से बाहर निकाल लिया। भले ही इन ड्रैगन्स में अक्ल थोड़ी कम थी,
पर जहाँ तक फाइट का सवाल था, खासकर इस सनस्टार के होम ग्राउंड पर, ये एकदम पक्के खिलाड़ी थे। आने वाली महाजंग के लिए मैंने उनसे एक 9 पैलेसेस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करवाई। इस फॉर्मेशन की खासियत ये थी कि इससे इन सबकी पावर्स आपस में कंबाइन हो जाती थी। भले ही पावर सीधे 9 गुना न बढ़े, पर अकेले लड़ने से तो कई गुना बेहतर थी। सबसे बड़ा फायदा ये था कि इस फॉर्मेशन से वो आपस में डैमेज और प्रेशर को शेयर कर सकते थे। मेरा प्लान सिंपल था, ये 9 ड्रैगन्स जुलोंग के क्लोन को उलझा कर रखेंगे और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं कैओस गॉड से अपना अल्टीमेट वार कर दूंगा। इसके अलावा मैंने भागने की कई तरकीबें भी तैयार रखी थी, जैसे लाइटनिंग एस्केप, येन यांग एस्केप और स्पेस एस्केप। हांगकांग की दुनिया में जितने लॉ होते हैं, भागने की उतनी ही जादुई तकनीकें होती हैं। जुलोंग जैसे लेवल का फाइटर भी इन सब में एक्सपर्ट था, इसलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। जुलोंग के क्लोन का इंतजार करते हुए वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन जब मैं सनस्टार की गहराई में बैठकर सूरज की असली आग से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा था, तभी मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली और सनस्टार के बाहर देखा। एक बेहद खूंखार और डरावना प्रेशर पूरी ताकत से सनस्टार की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार जुलोंग का क्लोन आ चुका था। जैसे ही जुलोंग का क्लोन सनस्टार पर उतरा, मेरे 9 ड्रैगन्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने हर डायरेक्शन से उस पर जहरीली आग और जादुई हमलों की बौछार कर दी। लेकिन जुलोंग का क्लोन टस से मस नहीं हुआ। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उन हमलों को सीधे अपनी बॉडी पर झेला। उस आग से उसकी बॉडी बस हल्की सी हिली। अगले ही पल वो एक उड़ते हुए पहाड़ की तरह तेजी से घूमा। पलक झपकते ही उन 9 ड्रैगन्स के हमलों को झेलते हुए वो एक ड्रैगन के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने अपना नुकीला पंजा निकाला और एक ही वार में उस ड्रैगन को लगभग बीच से फाड़ दिया। देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर मेरे 9 के 9 जादुई ड्रैगन्स बुरी तरह हार गए। जुलोंग का ये क्लोन वाकई डालुओ इमॉर्टल स्टेज का सबसे खतरनाक और अजय फाइटर था। उसका ये खौफनाक रूप देखकर मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर कहा, जुलोंग भाई, वाकई मान गए। सिर्फ एक क्लोन होकर भी आप इतने पावरफुल हैं। जुलोंग के क्लोन का वो ड्रैगन रूप एक झटके में चमका और वो एक कड़क मिजाज अधेड़ उम्र के आदमी के रूप में आ गया। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए सनस्टार की गहराई में सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। तू भी बुरा नहीं है, जिगरा है तुझमें। मेरा माल चुराकर भी यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। वो रॉब से बोला, मैं जुलोंग का पहला क्लोन हूँ, मुझे जानलोंग एम्परर कहते हैं। तूने जुलोंग को चैलेंज करने की जुर्रत की है, लेकिन अगर तू अभी घुटने टेक कर सरेंडर कर दे तो शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। ये कहते ही जानलोंग एम्परर ने हवा में अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक भारी भरकम भाला आ गया। ये कोई मामूली वेपन नहीं था, बल्कि एक टॉप टियर पोस्ट नेटल स्पिरिचुअल ट्रेजर था, जिसका नाम था एजेनलोंग भाला। इस वेपन ने हांगकांग की न जाने कितनी जंगों में खून बहाया था, लेकिन सनस्टार की गहराई से बाहर आते हुए मेरे चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। मैं एक एक कदम आगे बढ़ा और चारों तरफ से सूरज की भयंकर आग मेरे सामने ऐसे नतमस्तक हो गई जैसे मैं उसका राजा हूँ। जैनलोंग एम्परर के उस खौफनाक प्रेशर के सामने मैं एकदम कूल था। मेरे कदम दिखने में धीमे थे, पर जादुई रफ्तार की वजह से मैं पलक झपकते ही सनस्टार के सरफेस पर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। घुटने टेक कर सरेंडर कर दे, शायद ये लाइन मुझे तुमसे कहनी चाहिए, मैंने एकदम शांत आवाज में कहा। जुलोंग भी इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा, तुम्हारी क्या बिसात। सुनो, मैं अपना नाम नहीं बदलता, मेरा नाम होंगजुन है। आज मैं तुम्हारी औकात देखने आया हूँ। मुझे लगा था कि मेरा यह झूठ सुनकर जैनलोंग एम्परर गुस्से से पागल हो जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। अबे ओए, किसी का नकली नाम रखने से पहले कम से कम यह तो चेक कर लेता कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं। होंगजुन यूजिंग माउंटेन पर रहता है, सीधा साधा बुजुर्ग है वो, मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। तू उसका नाम लेकर मुझे बेवकूफ बना रहा है, क्या मजाक है। धत तेरे की, मुझे क्या पता था कि जिस होंगजुन पर मैं ये इल्जाम मढ़ने की सोच रहा था वो जुलोंग का पुराना लंगोटिया यार निकलेगा। थोड़ा अजीब तो लगा, पर मेरी चमड़ी भी मोटी थी। मैं बिना शर्माए मुस्कुराया। लगता है जुलोंग भाई की जान पहचान काफी लंबी चौड़ी है, मैं आपको चकमा नहीं दे पाया। खैर, अब मैं अपना असली नाम बताता हूँ। दरअसल मेरा नाम क्यांकून है। जैनलोंग एम्परर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना भाला घुमाया और बोला, क्यांकून को भी जानता हूँ। मैंने फिर पासा फेंका। अच्छा चलो, मैं यिन यांग हूँ। यिन यांग भाई भी मेरे दोस्त हैं। उसने तुरंत जवाब दिया। अब मेरा इस मजाक से मन भर चुका था, इसलिए मैंने टाइम पास बंद किया। हांगकांग की दुनिया में घूमने के लिए एक दमदार नाम तो चाहिए ही था। मैंने सीरियस होकर कहा, चलो छोड़ो, अब से तुम मुझे जाओहुआ के नाम से बुला सकते हो। जाओहुआ। जैनलोंग एम्परर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इस बार उसने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। और इसी के साथ इस हांगकांग की दुनिया में मुझे मेरा असली नाम मिल गया, अदाओइस्ट जाओहुआ। हो सकता है आने वाले युगों में लोग मुझे जाओहुआ एंसेस्टर भी कहें। आखिर मैं प्रीनेटल गोड वाइन से पैदा हुआ हूँ और जन्म से ही क्रिएशन के नियमों पर मेरा राज है, तो यह नाम एकदम परफेक्ट था। लेकिन इन सब बातों के बीच अब मेरे सामने मेरे जीवन की पहली असली और सबसे बड़ी जंग खड़ी थी। इससे पहले जो मैंने 9 ड्रैगन्स को पकड़ा था वो तो सिर्फ एक चालाकी थी, असली फाइट नहीं। लेकिन इस बार मुझे जुलोंग के सबसे खतरनाक क्लोन का सीधे सामना करना था। चारों तरफ एक जानलेवा सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि सनस्टार की खौलती हुई आग भी एकदम शांत हो गई। अचानक जैनलोंग एम्परर ने बिना किसी वार्निंग के वार कर दिया। उसने अपना भारी भाला घुमाया और एक ठंडी चमकीली रोशनी पलक झपकते ही मेरे चेहरे के सामने आ गई। उस हमले ने स्पेस की दूरी को जैसे गायब ही कर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाऊं या उससे कितना भी दूर भागूं, इस जानलेवा वार से नहीं बच सकता। उसी एक सेकंड में मुझे समझ आ गया कि जैनलोंग एम्परर ने ब्रह्मांड के 3000 नियमों में से सबसे टॉप वाले नियम स्पेस लॉ पर महारत हासिल कर रखी थी। उसका यह वार स्पेस की पावर से लैस था।
अब वो भाला सीधे मेरी तरफ आ रहा था और मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाले के नीचे आते ही मेरे आसपास का स्पेस सिकुड़ने लगा, जैसे उसने मुझे एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर दिया हो ताकि मैं हिल भी न सकूं। लेकिन मेरे चेहरे पर डर का एक कतरा तक नहीं था। वाह जेनलोंग एम्परर, मान गए, तुमने स्पेस लॉ जैसी मिस्टीरियस पावर पर महारत हासिल कर रखी है, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अब जरा मेरी दाव ऑफ क्रिएशन का मजा चखो। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। क्रिएशन का नियम ब्रह्मांड की हर पावर को कंट्रोल कर सकता है और सनस्टार की यह आग सब कुछ भस्म करने का दम रखती है। मैंने हवा में अपना हाथ घुमाया और बिना किसी वेपन के सीधे अपने खाली हाथ से जेनलोंग एम्परर के उस खूंखार भाले को रोकने के लिए आगे बढ़ा दिया। मेरे उस एक वार में दो अल्टीमेट पावर्स कंबाइंड थी। चारों तरफ की भयंकर आग सिमटकर एक बहुत बड़े हाथ के रूप में बदल गई और सीधे भाले से जा टकराई। जैसे ही दोनों आपस में टकराए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ किसी बेहद नुकीली तलवार की धार पर पड़ गया हो। मुझे तीखा दर्द महसूस हुआ। ये और कुछ नहीं बल्कि उसके स्पेस लॉ का असर था। लेकिन शुक्र है कि मैंने क्रिएशन की पावर से अपनी बॉडी को पहले ही इतना सॉलिड बना लिया था कि वो भाला मेरी स्किन को सिर्फ खरोंच ही पाया, वरना खेल खत्म था। आखिर वो भाला कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक खतरनाक अटैक वेपन था जो स्पेस लॉ का डैमेज मेरी बॉडी के अंदर घुसा था। उसे मेरी बॉडी ने पल भर में सोख लिया और अपनी खुद की पावर में कन्वर्ट करके वापस उस पर री अटैक कर दिया। मेरे हाथ से सूरज की भयंकर आग का ऐसा ब्लास्ट हुआ जैसे कोई छोटा सूरज फट गया हो। पूरा सनस्टार हिल गया। लेकिन जेनलोंग एम्परर वाकई डालुओ इमॉर्टल स्टेज का सबसे खूंखार फाइटर था। उसने तुरंत स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ अनगिनत स्पेस बैरियर्स खड़े कर लिए। मेरी आग की लपटें उसके उन बैरियर्स से टकराकर शांत होती रहीं। वो स्पेस की इतनी गहराई में खड़ा था कि मेरा खूंखार हमला भी उससे एक तय दूरी पर जाकर रुक जाता था, उस तक पहुंच ही नहीं पाता था। हम दोनों के बीच एक बेहद खूंखार जंग छिड़ गई। पलक झपकते ही हम सैकड़ों बार आपस में टकराए। एक से बढ़कर एक जादुई हमले और सुपर पावर्स हवा में टकराने लगी। मैं जितना लड़ रहा था, मुझे जेनलोंग एम्परर का खौफ उतना ही ज्यादा समझ आ रहा था। आखिर वो जुलोंग का क्लोन था। मुझे महसूस हुआ कि असली जुलोंग ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया था जो पूरी दुनिया पर राज करने वाला था। दुनिया में सिर्फ मेरा राज होगा। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ उसका एक क्लोन था, इसलिए इसकी कल्टीवेशन स्टेज इतनी हाई नहीं थी कि ये उस पूरे नियम को अकेले संभाल सके। इसी वजह से ये टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था। जेनलोंग एम्परर के हमले बेहद आक्रामक थे। वो एक के बाद एक कई जादुई पावर्स का इस्तेमाल मजे से कर रहा था और ऊपर से उसके उस जादुई भाले की पावर। धीरे धीरे मेरा पलड़ा हल्का होने लगा और मैं बैकफुट पर आ गया। लेकिन इसके बावजूद जेनलोंग एम्परर ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो अपने हर वार में अपनी पूरी जान झोंक रहा था। वाकई वो एक मंझा हुआ खिलाड़ी था। अपनी पोजीशन कमजोर होती देख मैंने तुरंत अपने 9 ड्रैगन्स को सिग्नल दिया। वो 9 के 9 ड्रैगन्स अपने 9 पैलेसेस फॉर्मेशन के साथ जंग के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने जेनलोंग एम्परर को चारों तरफ से घेर कर उस पर जहरीली आग बरसाना शुरू कर दिया ताकि उसका प्रेशर कम किया जा सके। लेकिन जेनलोंग एम्परर का हौसला घटने के बजाय और बढ़ गया। वो पागलों की तरह दहाड़ा और उसने अपने हाथ से उस भाले को हवा में छोड़ दिया। हवा में जाते ही वो भाला एक विशालकाय ग्रीन ड्रैगन में बदल गया। भले ही उसका साइज जेनलोंग एम्परर के असली रूप जितना बड़ा नहीं था, पर वो था बहुत खतरनाक। वो ग्रीन ड्रैगन अपनी पूंछ हिलाते हुए जेनलोंग एम्परर के साथ मिलकर हम पर टूट पड़ा। आसपास नीली और हरी रोशनी चमकने लगी और उसकी पावर इतनी खूंखार थी कि मेरे 9 ड्रैगन्स कुछ ही देर में टिक नहीं पाए और हार गए। अगर जेनलोंग एम्परर को ये 9 ड्रैगन्स वापस जिंदा अपने मालिक के लिए नहीं चाहिए होते तो वो अब तक इन सबका कीमा बना चुका होता। मुझे समझ आ गया कि अगर खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। अब सीधे अपने असली रूप को सामने लाने का वक्त था। मैंने तुरंत अपनी सोल को एक्टिवेट किया। मेरे सिर के ऊपर एक बेहद विशालकाय प्रीनेटल गोडवाइन प्रकट हो गई। उस जादुई बेल से अनगिनत टहनियां निकली और हवा में कोड़े की तरह लहराने लगी। उसने एक ही झटके में उस ग्रीन ड्रैगन बने भाले को चारों तरफ से जकड़ लिया। बेल का प्रेशर इतना तगड़ा था कि वो भाला तुरंत अपने असली रूप में वापस आ गया और मैंने उसे वहीं लॉक कर दिया। ये देखकर जेनलोंग एम्परर के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर सब कुछ समझ आने वाले एक्सप्रेशंस आए। वो चौंक कर मुस्कुराया। अच्छा तो ये बात है, तू खुद को एजा हुआ कह रहा था क्योंकि तू खुद 10 ग्रेट स्पिरिचुअल रूट्स में से एक प्रीनेटल गोडवाइन का इंसानी रूप है। जेनलोंग एम्परर को आखिरकार मेरी असली पहचान पता चल चुकी थी और उस पल उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा लालच और भूख साफ देखी जा सकती थी। आखिर खुद असली जुलोंग को भी आज तक ब्रह्मांड की इन 10 सबसे कीमती जादुई बेलों में से एक भी नसीब नहीं हुई थी और आज उसका क्लोन सीधे मेरे सामने खड़ा था। ये जानते ही जेनलोंग एम्परर पागलों की तरह हंसने लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज तुझे मारकर तेरा असली रूप छीन लूंगा। तेरी अक्ल ठिकाने लगाकर ब्रह्मांड की इन 10 सबसे कीमती बेलों में से एक पर आज मेरा कब्जा होगा। उसकी सुपर पावर्स अब और भी खूंखार और बेलगाम हो चुकी थीं। उसके खतरनाक हमलों के आगे मेरी सोल पीछे हटने लगी और मेरी जादुई टहनियां उसके पास तक नहीं पहुंच पा रही थीं। सिचुएशन एकदम करो या मरो वाली हो चुकी थी। तभी मेरे वो 9 ड्रैगन्स अपनी बची कुची ताकत समेट कर जेनलोंग एम्परर पर टूट पड़े। जेनलोंग एम्परर गुस्से से तमतमा उठा। तुम सब अपनी मौत को दावत दे रहे हो क्या? इस बार उसने अपनी पावर को बिल्कुल नहीं रोका। उसने पूरी ताकत से एक ड्रैगन की छाती पर मुक्का जड़ दिया। कड़क
एक ही वार में उस ड्रैगन की हड्डियां टूट गईं, मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वो दूर जा गिरा। ज़ानलोंग एम्परर ने एक के बाद एक बेरहमी से वार करना शुरू किया। जब तक उसने 6 ड्रैगन्स को लहूलुहान करके ढेर किया, तब तक बाकी ड्रैगन्स ने मेरे लिए एक परफेक्ट मौका बना दिया था। चारों तरफ से मेरी जादुई टहनियां सांप की तरह सरसराती हुई आईं और उन्होंने ज़ानलोंग एम्परर को दबोच लिया। बेलों ने उसे हवा में टांग दिया। वो पूरी तरह लॉक हो चुका था, उसका हिलना भी नामुमकिन था। टहनियां इतनी कसती जा रही थीं कि उसकी स्किन फट गई और खून बहने लगा, लेकिन वो खून नीचे गिरने के बजाय मेरी बेल सोख रही थी। प्रीनेटल गोल्ड वाइन न सिर्फ उसका खून बल्कि उसकी कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल पावर को भी स्पंज की तरह खींच रही थी। गेम एक सेकंड में पलट चुका था। हर बीतते सेकंड के साथ ज़ानलोंग एम्परर खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वो अब सूख कर कंकाल बन जाएगा, लेकिन जब लगा कि खेल खत्म हो चुका है, तभी ज़ानलोंग एम्परर अचानक हवा से गायब हो गया। इस आखिरी नाजुक मोड़ पर उसने फिर से स्पेस लॉ का इस्तेमाल किया था। वो स्पेस को चीरकर सीधे मेरी जकड़ से बाहर निकल आया। अगले ही पल वो सीधे मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बाजी एक बार फिर पलट चुकी थी और अब मौत मेरे सामने खड़ी थी। ज़ानलोंग एम्परर ने राहत की सांस ली। इतनी पास की दूरी से वो मुझे पलक झपकते ही कई बार मार सकता था। जाओ हुआ दौरिन, सब खत्म हुआ, ज़ानलोंग एम्परर ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन तभी मेरे चेहरे पर एक शातिर और कातिलाना मुस्कान आ गई। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं मरने वाला हूँ, बल्कि बाजी तो मेरे हाथ में है। उससे पहले कि ज़ानलोंग एम्परर कुछ समझ पाता, मैंने पूरी ताकत से आवाज लगाई, प्लीज बेबी टर्न अराउंड। एओस गॉड से एक सफेद चमकदार रोशनी निकली जिसके अंदर 2 आंखें चमक रही थीं। मैंने जानबूझकर ये जादुई फ्लाइंग डैगर तब निकाला जब वो जीत के नशे में एकदम बेफिक्र हो चुका था। इतनी पास की दूरी से ज़ानलोंग एम्परर जैसा कल्टीवेटर भी अपनी जान नहीं बचा सकता था। हवा में 2 चमकदार सफेद लकीरें चमकी और स्पेस को चीरती हुई निकल गईं। सनस्टार पर एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजी और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। आग की लपटों के बीच ज़ानलोंग एम्परर की बिना सिर वाली बॉडी और एक बहुत बड़ा ड्रैगन का कटा हुआ सिर पड़ा था। मैंने एक गहरी सांस ली। चलो, आखिरकार जीत ही गए। ये फ्लाइंग डैगर वाकई बेहद खूंखार वेपन था, जिसने डालुओ इमॉर्टल स्टेज के सबसे अजेय फाइटर को एक झटके में ढेर कर दिया। लेकिन मुझे अपनी औकात पता थी, ये सिर्फ उसका क्लोन था। अगर खुद असली जुलोंग आ जाता तो मेरे गॉड निकालने से पहले ही वो उसे मुझसे छीन लेता। जब तक मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक जुलोंग जैसे दिग्गजों से सीधे पंगा लेना सुसाइड करने जैसा था। मैंने तुरंत केओस गॉड को एक्टिवेट किया और ज़ानलोंग एम्परर की बॉडी, उसका सिर और अपने 9 ड्रैगन्स को गॉड के अंदर समेट लिया। जैसे ही मैदान साफ हुआ, सिस्टम का मैसेज आया, मिशन सक्सेसफुल। मैंने मन में सोचते ही हवा में एक बेहद आलीशान और जादुई कढ़ाई को प्रकट होते देखा। ये और कोई नहीं बल्कि मेरी मनपसंद फॉर्चून डिंग थी। उससे निकलने वाली रहस्यमयी एनर्जी को महसूस करके मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इसकी पावर्स को चेक किया और संतुष्ट होकर इसे अपनी सोल में कल्टीवेट होने के लिए रख दिया। इसके बाद मैंने केओस गॉड की मदद से पूरे सन स्टार से अपने कल्टीवेशन के सारे निशान, सबूत और कर्म के कनेक्शन को पूरी तरह मिटा दिया। इस अल्टीमेट ट्रेजर की वजह से अब खुद ब्रह्मांड की किस्मत लिखने वाले भी ये पता नहीं लगा सकते थे कि यहाँ क्या हुआ था। अगर जुलोंग खुद भी यहाँ आ जाता तो उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। ईस्ट सी के एजुलोंग पैलेस में जैसे ही ज़ानलोंग एम्परर का अंत हुआ, जुलोंग को तुरंत उसका एहसास हो गया। वो अपनी गद्दी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकीन करना मुश्किल था। ज़ानलोंग एम्परर उसके 9 सबसे बेस्ट क्लोन्स में से सबसे खतरनाक फाइटर था और वो इतनी बेबसी से मारा गया, वो भी एक मामूली से डालियो इमॉर्टल के हाथों। जुलोंग का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ गया। उसने अपनी पूरी जादुई ताकत से सच जानने की कोशिश की, लेकिन उसे बस इतना ही दिखा कि संस्टार पर सिर्फ एक कल्टीवेटर था, किसी तीसरे बंदे का हाथ नहीं था। ये पूरी बात इतनी मिस्टीरियस और अजीब थी कि खुद जुलोंग जैसा सुप्रीम लीडर भी अब सोच में पड़ गया था। जुलोंग ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि वो सीधे गहरे ध्यान में चला गया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी जादुई पावर से ज़ानलोंग एम्परर वाले क्लोन को दोबारा जिंदा कर लिया। उसके ये 9 क्लोन्स बड़े कमाल के थे। जब तक ये सारे के सारे एक साथ खत्म न हो जाएं या खुद जुलोंग न मारा जाए, तब तक इन्हें कितनी भी बार दोबारा बनाया जा सकता था। बस नुकसान ये था कि हर बार इसमें उसकी अच्छी खासी कल्टीवेशन खर्च होती थी। क्लोन के वापस आते ही जुलोंग को सनस्टार पर हुई पूरी कहानी समझ आ गई। सच में एक मामूली से डालुओ इमॉर्टल ने मेरे क्लोन को ढेर कर दिया। जुलोंग का दिमाग सन्नाटे में आ गया। उसका सबसे बेस्ट फाइटर मारा गया था। पर सबसे अजीब बात वो आखिरी सफेद रोशनी थी। वो आखिर क्या चीज थी जिसने एक झटके में खेल खत्म कर दिया? जाहुआ दौरिन के अपने दम पर ऐसा करना नामुमकिन था, यानी पक्का उसके पास कोई खतरनाक किल्ड वेपन था। टॉप टियर प्री नेटल ट्रेजर? जुलोंग ने सिर हिलाया, फिर उसकी आंखें चमकी। अल्टीमेट प्री नेचुरल ट्रेजर या फिर उसके बराबर की कोई और चीज? ये सोचकर जुलोंग बेचैन हो गया। पर अब मेरा कोई सुराग ढूंढना नामुमकिन था, क्योंकि मेरे अल्टीमेट ट्रेजर ने किस्मत के सारे कनेक्शन ब्लॉक कर दिए थे। जुलोंग जैसा दिग्गज भी अब चाहकर कुछ नहीं कर सकता था। जाहुआ दौरिन, बेटा तेरा नाम मैंने नोट कर लिया है। जुलोंग के पास अब खून का घूंट पीकर शांत बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो हार से नहीं डरता था, पर उसे मेरे पोटेंशियल की टेंशन थी। 10 ग्रेट स्पिरिचुअल रूट्स में से एक का इंसानी रूप, ऊपर से अल्टीमेट ट्रेजर का साथ। ये तो पक्का था कि आगे चलकर मैं उसे सीधी टक्कर देने वाला था। उसने सोचा बेस्ट यही होगा कि इसके हुनयुआन इमॉर्टल बनने से पहले ही इसका गेम बजा दिया जाए, और अगर वो अल्टीमेट ट्रेजर मेरे हाथ लग गया तो युआन फेंग और शिकिलिन को संभालना
बाएं हाथ का खेल होगा। फिर इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। सन स्टार से निकलने के बाद मेरा पाना लूनर स्टार जाने का था, पर अभी अभी एक भयंकर जंग हुई थी। भले ही फ्लाइंग डैगर की वजह से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी खर्च हो चुका थी, इसलिए पहले रिकवर करना जरूरी था। साथ ही उस फाइट में मेरे 9 ड्रैगन्स में से ज्यादातर की हालत खराब हो चुकी थी। मुझे उन्हें भी चेक करना था, आखिर आगे चलकर उन्हें मेरी सवारी जो खींचनी थी। इसके अलावा जैनलॉन्ग एम्परर की सोल भले ही खत्म हो गई थी, पर उसकी सॉलिड बॉडी एकदम सेफ थी। ऊपर से मुझे सिस्टम से फॉर्चून डिंग भी मिली थी, तो इन सबका कुछ जुगाड़ करना था। अंतरिक्ष में अरबों मील का सफर तय करने के बाद मैंने एक सुनसान और छोटा सा स्टार ढूंढा। वहाँ एक छुपा हुआ प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर मैं कल्टीवेशन में बैठ गया। न जाने कितना वक्त बीता, मेरी सारी थकान और चोटें एकदम ठीक हो गईं। इस जंग से मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरा बैटल एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड हो गया था। अपनी सेहत सुधारने के बाद मैंने उन 9 ड्रैगन्स को देखा। 6 की हालत अभी भी बहुत क्रिटिकल थी। मैंने दिमाग दौड़ाया और अपनी फॉर्चून डिंग बाहर निकाली। फिर जैनलॉन्ग एम्परर की उस ग्रीन ड्रैगन वाली बॉडी को लिया। मैंने एक झटके में उस ड्रैगन बॉडी के कीमती पार्ट्स अलग कर दिए। उसकी नसें, स्केल, पंजे, मीट, कलेजी और दिल, ये सब फ्यूचर में जादुई वेपन्स बनाने के बेस्ट मटेरियल्स थे। बाकी बची हुई बॉडी और उसके खून को मैंने सीधे फॉर्चून डिंग के अंदर डाल दिया और नीचे से सोलर ट्रू फायर की आंच तेज कर दी। आग की कड़क कल्टीवेशन से सारी इम्प्यूरिटीज जलकर खाक हो गई और कढ़ाई के अंदर सिर्फ एक गाढ़ा नीले लाल रंग का लिक्विड बचा। ये उस ड्रैगन की बॉडी का प्योर अर्क था, जिसे आप जुलोंग का अमृत भी कह सकते हैं। मैंने उंगली से इशारा किया और उस अमृत में से 9 बूंदें अलग होकर हवा में तैरने लगी। पूरे गॉड में एक कमाल की खुशबू फैल गई। इसे सूंघते ही उन बीमार ड्रैगन्स की आंखों में चमक आ गई। भले ही वो प्योर ड्रैगन रेस के नहीं थे, पर उनका साइज और शेप वैसा ही था। उनके लिए यह अमृत किसी जैकपॉट से कम नहीं था। लो, ऐश करो। मैंने हाथ घुमाया और वो 9 बूंदें सीधे उन 9 ड्रैगन्स के मुंह में चली गईं। अमृत अंदर जाते ही वो सब मजे से दहाड़ने लगे। उनकी बॉडी री इन्वेंट होने लगी। पुराने डार्क रेड कलर्ड स्केल्स अब हल्के नीले रंग में बदलने लगे और उनके सींग और पंजे भी और नुकीले हो गए। ये तो बस शुरुआत थी। पूरा सोखने के बाद उनकी पावर और बढ़ने वाली। अब मैंने फॉर्चून डिंग में बचे हुए बाकी के अमृत को बाहर निकाला। ये थोड़ा स्पेशल था। नीले लाल रंग के साथ साथ इसमें एक चांदी जैसी सफेद चमक थी। ये और कुछ नहीं बल्कि स्पेस लॉ की पावर थी। जुलोंग का ये क्लोन स्पेस की पावर्स में एक्सपर्ट था, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के अंदर भी स्पेस की एनर्जी कूट कूट कर भरी थी। मैंने अमृत निकालते वक्त उस पावर को भी खींच लिया था। इस स्पेस पावर के मिलते ही मेरे 12 हेवंस बनाने के सारे रिसोर्सेज पूरे हो चुके थे। मैंने मन में सोचते ही बुझो माउंटेन से मिले वो 12 5 रंगों में चमकने वाले डिंघाई मिस्टिक बीड्स बाहर निकाले। ये सब टॉप टियर प्री नेटल ट्रेजर्स थे। अपनी हीलिंग के वक्त मैंने पूरा मैथ लगा लिया था कि कैसे जुलोंग के इस अमृत की स्पेस पावर से इन बीड्स को 12 हेवंस में कन्वर्ट करना है। मैंने उस अमृत को 12 हिस्सों में डिवाइड किया और हर एक बीड के अंदर मर्ज कर दिया। इससे उन बीड्स पर भी एक चांदी जैसी नीली परत चढ़ गई। पर मेरा प्लान सिर्फ 12 हेवंस बनाने का नहीं था। मुझे इन 12 बीड्स से अपने 12 क्लोन्स भी तैयार करने थे। मैंने अपनी सोल स्प्लिटिंग मेथड को इसमें मिक्स किया और उन 12 बीड्स को वापस फॉर्चून डिंग के अंदर डाल दिया। नीचे से सूरज की आग और तेज हो गई। मैंने अपने दोनों हाथों से जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए। मेरी कल्टीवेशन और क्रिएशन की पावर से अनगिनत चमकते हुए सिंबल्स निकलने लगे, जिन्हें मैंने एक एक करके उन 12 बीड्स के अंदर फिट कर दिया। धीरे धीरे कढ़ाई के अंदर उन 12 बीड्स का रंग बदलने लगा। अब वो न तो काले थे और न ही सफेद, बल्कि उनका रंग ब्रह्मांड के शुरुआती धुंधले कोहरे जैसा मिक्स हो चुका था। इस वक्त उन बीड्स के अंदर एक धुंधली सी जादुई रोशनी चमक रही थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इस सृष्टि के बनने से पहले के कोहरे की होती है। मुझे समझ आ गया कि 12 हेवंस को एक्टिवेट करने का सही समय आ चुका है, लेकिन मैंने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। मैं लगातार करोड़ों अरबों जादुई मंत्र उन डिंघाई मिस्टिक बीड्स के अंदर फिट करता रहा। अब उन 12 बीड्स का असली सोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा था और उनके बीच एक तगड़ा कनेक्शन बन गया था। वो कढ़ाई के अंदर एक दूसरे के चक्कर काटने लगे और सूरज की आग लगातार उन्हें रिफाइन कर रही थी। न जाने कितना वक्त बीता। एक दिन अचानक उन 12 बीड्स के अंदर एक जबरदस्त वाइब्रेशन हुई और एक गूंज उठी। अब उन अगले ही पल वो सारे के सारे सेंटर की तरफ बढ़े और आपस में जोरदार तरीके से टकराए। एक ऐसा धमाका हुआ जैसे आसमान से बिजली गिरी हो या कोई नई दुनिया बन रही हो। वो 12 बीड्स गायब हो चुके थे और उनकी जगह अब हवा में एक इकलौता, धुंधला और पहले से कई गुना बड़ा महामोती तैर रहा था। ये उन 12 बीड्स के कंबाइन होने से बना था। अब सबसे मेन और टर्निंग पॉइंट आ चुका था। मैंने पूरी ताकत से अपनी कल्टीवेशन की प्योर ब्लड ड्रॉप निकाली और उस महामोती पर दे मारी। साथ ही दोनों हाथों से आखिरी और सबसे मिस्टीरियस मंत्र उस पर फिट कर दिया। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, खुल जा। मोती के अंदर एक खौफनाक ब्लास्ट हुआ। वो धुंधली रोशनी 2 हिस्सों में बंट गई। सफेद रोशनी ऊपर की तरफ उठने लगी और काली रोशनी नीचे की तरफ बैठने लगी। ब्रह्मांड में अदाओं का म्यूजिक गूंज उठा और देखते ही देखते मेरे सामने एक बेहद शानदार और जादुई हेवनली वर्ल्ड खुल गया। एक एक करके पूरे 12 हेवनली वर्ल्ड्स एक्टिवेट हो गए। अगले ही पल वो 12 दुनियाएं चमकी और चुपचाप मेरी गर्दन के पीछे एक के ऊपर एक सेट हो गईं। उन 12 परतों से ब्रह्मांड की ओरिजिनल एनर्जी निकलकर मेरी बॉडी में समाने लगी। एक झटके में मेरी कल्टीवेशन पावर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ गई। अब मैं उन 12 दुनियाओं की पूरी ताकत को मजे से इस्तेमाल कर सकता था। वाकई हांगकांग की दुनिया में इस हेवनली वर्ल्ड टेक्निक का जो भौकाल है वो बिल्कुल सच है।
इसे बनाने के बाद मेरी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि अब पूरे डालुओ इमॉर्टल स्टेज में शायद ही कोई कल्टीवेटर होगा जो अपनी स्पिरिचुअल पावर में मुझसे मुकाबला कर सके। और मजे की बात, ये 12 हेवंस अभी अपने पीक पर नहीं थे। मैं आगे चलकर इनमें स्पेस एलिमेंट वाले और भी जादुई वेपन्स मर्ज करके इन्हें और सॉलिड बना सकता था। अगर मुझे बाकी के 24 बीड्स भी मिल जाते तब तो तबाही मच जाती। इस महा प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद मैंने कल्टीवेशन से बाहर आने का फैसला किया। अब मेरा अगला टारगेट था लूनर स्टार। हांगकांग के इस अंतरिक्ष में कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो हमेशा अमर रहेंगे, जैसे पांगू की दोनों आंखों से बने सन स्टार और लूनर स्टार। उनके साथ 365 मेन स्टार्स और 14,800 सब स्टार्स। ये सारे स्टार्स मिलकर ही का सबसे खतरनाक झो तिएनशिंगडू फॉर्मेशन बनाते हैं। बाकी के छोटे मोटे स्टार्स तो बस नाम के हैं। अगर कोई इन 14,000 से ज्यादा स्टार्स पर कब्जा कर ले तो समझो पूरा अंतरिक्ष उसका गुलाम है। खैर, मेरा ऐसा कोई बड़ा विलन बनने का इरादा नहीं था। मैं तो बस इन स्टार्स की जादुई पावर्स को करीब से देखना चाहता था ताकि मेरी आगे की कल्टीवेशन आसान हो सके। अब मेरी कल्टीवेशन का अगला लेवल था हुनिवन इमॉर्टल। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक जगह बैठकर आंखें बंद करके तपस्या करने से काम नहीं चलने वाला था। इसके लिए अपना खुद का एक नया सिद्धांत, अपना खुद का दाव खोजना पड़ता है। और वो तब होता है जब आप दुनिया घूमते हैं, नई चीजें देखते हैं और ब्रह्मांड के अलग अलग नियमों को समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस पूरी कुदरत को अपना गुरु बनाना पड़ता है और हर एक नियम को करीब से समझकर खुद के लिए एक नया रास्ता तैयार करना पड़ता है। अपनी कल्टीवेशन का बेस दाव ऑफ क्रिएशन को बनाया है, यानी मैं क्रिएशन के सही रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर हम आगे की हिस्ट्री को देखें तो होंगजुन जब जिशियाओ पैलेस में 3 बार प्रवचन देगा तो वो मोक्ष या परम ज्ञान के सिर्फ 3 रास्ते बताएगा, शक्ति का रास्ता, 3 इच्छाओं को मारना और पुण्य का रास्ता। लेकिन असलियत ये है कि ब्रह्मांड में 3000 नियम हैं, तो ज्ञान पाने के रास्ते भी सिर्फ 3 नहीं हो सकते। होंगजुन ने जो 3 रास्ते बताए वो तो बस दुनिया को दिखाने के लिए थे। सच कहूँ तो उन रास्तों में होंगजुन की बहुत बड़ी चाल छिपी थी। इसी वजह से आगे चलकर पूरी हांगकांग की दुनिया में सिर्फ 6 सेंट्स बन पाए और वो सब के सब पुण्य के रास्ते से बने, जो कि कल्टीवेशन का सबसे कमजोर सेंट लेवल माना जाता है। खैर, हर किसी की किस्मत अलग होती है, इसलिए किसके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है ये उस वक्त पर ही डिपेंड करता है। जब तक मैं उस स्टेज पर नहीं पहुंच जाता, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं किस रास्ते से अल्टीमेट गॉड बनूंगा। ये सोचते ही मैंने अपना ध्यान हटाया, अपने 12 हेवंस और काउस गॉड को वापस अपनी सोल में समेटा और सीधे लूनर सी की तरफ उड़ चला। स्टार और सन स्टार दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दुनिया थी। मैं जैसे जैसे लूनर स्टार के करीब जा रहा था, ठंड इतनी भयंकर होती जा रही थी कि खून जम जाए। उसके आसपास के जितने भी छोटे स्टार्स थे वो सब पूरी तरह बर्फ से ढके हुए थे। मैंने रास्ते में आइस एलिमेंट वाले कई नायाब जादुई रिसोर्सेज कलेक्ट किए, जिनमें सबसे कॉमन थी ए लूनर ब्लैक आइस। ये ब्लैक आइस बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मुझे सनस्टार पर मिला सोलर डिवाइन बीट था। फर्क बस इतना था कि वो सूरज की प्योर आग से जमा था और ये चंद्रमा की प्योर ठंडी एनर्जी से जमी थी। इस तरह रास्ते में रुकते रुकाते आखिरकार एक दिन मैं लूनर स्टार की जमीन पर उतर गया। वहाँ कदम रखते ही जो खूंखार ठंड पड़ी उसने मुझे हिलाकर रख दिया। धत तेरे की, बहुत ठंड है, मैं बड़बड़ाया। जब मैं सन स्टार पर गया था तब भी मेरी गोल्ड वाइन वाली बॉडी को आग से दिक्कत हो रही थी, जब तक कि मैंने फायर लॉ पर महारत हासिल नहीं कर ली। और अब यहाँ चंद्रमा पर ठंड से हालत खराब थी। कुदरत का नियम यही है, अकेली आग लाइफ नहीं दे सकती और अकेली ठंड भी लाइफ नहीं बढ़ा सकती। मुझे समझ आ गया कि जल्द ही मुझे यीन यांग दाओ को भी डीपली समझना होगा। मैंने तुरंत अपने गर्दन के पीछे से 12 हेवंस को एक्टिवेट किया। उनसे निकलने वाली जादुई पावर ने मेरी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी, जिसने उस हाड़ कंपाने वाली ठंड को रोक दिया। अब मैं सेफ था तो मैंने मजे से चंद्रमा के नजारे देखना शुरू किया। सन स्टार की तरह जहां आग के ड्रैगन्स और कौवे रहते थे, इस लूनर स्टार पर भी ठंड के अपने जादुई जीव थे। यहाँ वहाँ बर्फीले पतंगे और बर्फ के खरगोश मजे से उछल कूद कर रहे थे। मुझ जैसे अनजाने मेहमान को देखकर वो पास आने की हिम्मत तो नहीं कर रहे थे, पर दूर से खड़े होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही ताक रहे थे। मैंने उन छोटे मोटे जीवों को परेशान नहीं किया। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या यहाँ भी मुझे उन 9 ड्रैगन्स जैसे खतरनाक लेजेंडरी कैरेक्टर्स मिलेंगे जिन्हें मैं अपना नया पेट बना सकूं? साथ ही मैंने सोचा, अगर सन स्टार पर जादुई फुसांग पेड़ और 3 पैरों वाले सोने के कौवे रहते हैं तो इस लूनर स्टार पर उस मशहूर लॉरल पेड़ के अलावा और क्या होगा? लेजेंड्स के मुताबिक यहाँ शेहे और चांग शी से भी पुरानी और ताकतवर एक गॉडेस रहती है जिसका नाम है वांगशु। इस टाइमलाइन में तो वो पक्का जिंदा होगी। ये सोचते ही मैंने अपना फोकस सेट किया और लूनर स्टार के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था, खजाने और जादुई रिसोर्सेज की लाइन लगी हुई थी। खासकर लूनर ब्लैक आइस तो इतनी ज्यादा थी कि बटोरते बटोरते मेरे हाथ थक गए। यहाँ तक कि उससे भी कीमती और रेयर लूनर जादुई स्टोन भी मुझे मिल गए। मैंने एक एक करके सबको समेट लिया ताकि बाद में इनसे सॉलिड वेपन्स बना सकूं। आखिर जब से मुझे फॉर्चून डिंग जैसी कमाल की रिफाइनिंग कढ़ाई मिली थी, मुझ में खजाने कलेक्ट करने की एक अजीब सी लत लग चुकी थी। तभी मुझे एक छोटा सा मलाल हुआ, शिट यार, कैओस गॉड के 7 हुलों में लूनर या आइस एलिमेंट की कोई पावर नहीं है, वरना अगर मैं इस लूनर एनर्जी को उसमें एब्जॉर्ब कर लेता
तो मेरा गॉड किसी को भी बिना आवाज किए पल भर में जमा कर मार देता। सूर्य देव की तुलना में चंद्रदेव की ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक है। सूरज की आग तो सीधे दिखाई देती है, लेकिन चंद्रमा की ये ठंडक बड़ी खामोशी से असर करती है। ये आपके शरीर और आत्मा को इस कदर सुन्न कर देती है कि बिना कुछ महसूस किए इंसान धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाता है। मैं इस वक्त चंद्रमा के सबसे गहरे हिस्से में हूँ, लेकिन अब तक मुझे कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। न तो मुझे वो पौराणिक मून लॉरेल ट्री दिखा और न ही किसी देवी देवता के दर्शन हुए। किसी जादुई गॉडली वेपन का मिलना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने आगे बढ़ना रोक दिया। तभी मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने पीछे स्पेस में तैरती हुई 12 लेयर्ड बीड्स को एक्टिवेट किया। अचानक उनमें एक कंपन हुआ और वे 12 अलग अलग रूपों में मेरे चारों तरफ आकर खड़े हो गए। ये सभी दिखने में काफी हद तक मेरे जैसे ही थे। दरअसल ये मेरे ही 12 बीड्स क्लोन्स हैं। इन्हें बनाते वक्त मैंने अपनी सोल और ब्लड का इस्तेमाल किया था ताकि ये मेरे ही रूप बन सकें। ठीक उसी तरह जैसे पौराणिक कथाओं में रणदेंग ने 24 बीड्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोटेक्टर बनाए थे। जैसे ही ये 12 बीड्स मेरे क्लोन्स में बदले, मेरी खुद की पावर और एनर्जी काफी कम हो गई, लेकिन इन सब ने मिलकर मेरे चारों तरफ एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच बना लिया था। मैंने खुद से कहा, जब बाकी कीमती चीजें किस्मत में नहीं है तो क्यों न मैं यहीं रुककर चंद्रमा की इस खास एनर्जी और इसके रहस्यों को समझने पर ध्यान दूं। यहाँ तक आकर सिर्फ कुछ खजाने ढूंढ कर लौट जाना समझदारी नहीं होगी। चंद्रमा का यह गहरा हिस्सा पूरी ब्रह्मांडीय ठंडक और प्योर एनर्जी का केंद्र है, जो ध्यान लगाने के लिए सबसे सही जगह है। मैं वहीं ध्यान में बैठ गया। कुछ ही देर में मेरी आत्मा एक चमकीले प्रकाश के साथ बाहर आई, जिसने एक डिवाइन वाइन का रूप ले लिया था। इस बेल पर एक छोटा सा लाल रंग का लौकी जैसा फल लगा हुआ था, जिससे तेज गर्मी निकल रही थी। ये इस बात का सबूत था कि मुझे फायर एलिमेंट्स पर महारत हासिल है। इसके अलावा बेल पर कई छोटे छोटे फूल भी थे, जो उन शक्तियों को दर्शाते थे जिन्हें मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे 5 एलिमेंट्स, यिन, यांग और स्टार्स। अगर मैं इस मून एनर्जी को भी समझ लेता तो इस बेल पर एक नया मून गोआर्ड भी आ जाता। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। चंद्रमा के उस गहरे हिस्से में मेरे और मेरे 12 क्लोन्स के अलावा कोई और जीव नहीं था। सब कुछ पूरी तरह बर्फ जैसा जम चुका था। मैं वहाँ समय का होश खोकर गहरी साधना में लीन रहा। फिर एक दिन अचानक एक बदलाव हुआ। मेरे शरीर से एक बेहद रहस्यमयी और बर्फीली एनर्जी निकलने लगी। ये शुद्ध मून एनर्जी थी। वैसे तो यह एनर्जी वहाँ चारों तरफ बिखरी हुई थी, लेकिन इस बार ये बाहर से नहीं बल्कि खुद मेरे अंदर से पैदा हो रही थी। इसका साफ मतलब था कि मैंने आखिरकार चंद्रमा की उस रहस्यमयी शक्ति और उसके नियमों को पूरी तरह समझ लिया था। जैसे जैसे मेरे शरीर से मून एनर्जी की और किरणें निकलने लगीं, देखते ही देखते वे हजारों लाखों की तादाद में एक बहुत बड़े एनर्जी फ्लो में बदल गईं और मेरे चारों तरफ घूमने लगीं। अचानक मेरे 12 क्लोन्स के सुरक्षा कवच ने बाहर की एनर्जी को रोकना बंद कर दिया। अब चंद्रमा की भारी मात्रा में प्योर एनर्जी बहती हुई सीधे मेरे शरीर के अंदर समाने लगी। सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं, बल्कि उस दिव्य बादल में मौजूद मेरी आत्मा भी इस मून एनर्जी को सोख रही थी। धीरे धीरे उस वाइन पर बर्फ की तरह चमकता हुआ एक फूल खिला, जिसकी रोशनी पहले तो बहुत तेज हुई और फिर धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। उस फूल की पंखुड़ियां गिरते ही वहाँ एक छोटा सा काले रंग का लौकी जैसा फल आ गया, ठीक वैसे ही जैसे पहले फायर एलिमेंट्स का लाल फल आया था। यह नया ब्लैक गॉड असल में मून एलिमेंट्स पर मेरी जीत का प्रतीक था। इसका मतलब था कि मैंने इस रास्ते में महारत हासिल कर ली थी। आखिरकार ये काम पूरा हो गया। इस पल मेरे दिल में एक गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि पर्याप्त मून एनर्जी सोखने के बाद वह प्रोसेस रुक चुका था। मेरी वह दिव्य बेल और जादुई बादल गायब हो गए। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरे वे 12 क्लोन्स भी गायब हो गए और दोबारा 12 लेयर्ड बीड्स बनकर मेरे पीछे तैरने लगे। खड़े होने के बाद मैंने कोई और मूवमेंट नहीं की, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब बाकी कीमती चीजें किस्मत में नहीं हैं, तो क्यों न मैं यहीं रुककर चंद्रमा की इस खास एनर्जी और इसके रहस्यों को समझने पर ध्यान दूं। यहाँ तक आकर सिर्फ कुछ खजाने ढूंढकर लौट जाना समझदारी नहीं होगी। छिपे हुए दोस्त, तुम काफी देर से मुझे देख रहे हो, अब तो सामने आ जाना चाहिए, है ना? मैं वांगशु हूँ, आपको मेरा प्रणाम। एक बेहद शांत और सुरीली आवाज गूंजी और अगले ही पल एक परछाई मेरे सामने आकर रुकी। उस महिला को देखते ही पल भर के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। हालांकि मुझे अंदाजा था कि चंद्रमा पर ऐसी कोई दिव्य शक्ति मौजूद हो सकती है, लेकिन जब वे सच में सामने आई तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया। उनका वह शांत और ठहरा हुआ अंदाज सचमुच लाजवाब था। खैर, मैं भी एक हाई लेवल इमोर्टल था, इसलिए मेरा मन जल्दी ही संभल गया। मैंने तुरंत खुद को संभाला और सम्मान के साथ कहा, तो आप देवी वांगशु हैं, मुझे जाहुआ कहते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नामों का आदान प्रदान होने के बाद माहौल में थोड़ी सी अजीब खामोशी छा गई। वांगशु मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए एक गहरा सम्मान था। दूसरी बात यह थी कि बिना बताए उनके इलाके में घुस आया था, जो कि थोड़ा अजीब था। मैं सोच ही रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अच्छी बात यह थी कि वांगशु स्वभाव से शांत और कम बोलने वाली होने के बावजूद मुझसे कोई दूरी नहीं बना रही थी। शायद उन्होंने मुझे छिपकर मून एनर्जी पर महारत हासिल करते देखा था, इसलिए उनके मन में मेरे लिए एक इज्जत पैदा हो गई थी। इसके अलावा मैं उन बाकी लोगों जैसा नहीं था जो चंद्रमा पर सिर्फ खजाने की लालच में आते थे। वांगशु ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मुझे अपने आश्रम में आने का न्योता दिया। मैंने भी मना नहीं किया और उनके साथ चंद्रमा के और गहरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। हम दोनों पूरी तरह से मूनस्टोन से बने एक भव्य महल के सामने पहुंचे। यह जगह उस जगह से भी कई गुना ज्यादा ठंडी और सुनसान थी। उस जमी हुई झील के किनारे सिर्फ एक महल खड़ा था, जिसके गेट पर 3 शब्दों में लिखा था गुआंगहान पैलेस। वहां पहुंचकर मैंने अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और पूछा, देवी वांगशु, क्या वो पौराणिक मून लॉरेल ट्री यहीं कहीं आस पास है? वांगशु ने मुझे साधना करते वक्त डिवाइन वाइन के रूप में देख लिया था, इसलिए वो मेरी असलियत और ताकत से वाकिफ थी। और क्योंकि मून लॉरेल ट्री भी ब्रह्मांड के 10 सबसे पवित्र पेड़ों में से एक था, तो मेरा उसके बारे में पूछना उनके लिए कोई
कोई हैरानी की बात नहीं था। वांगशु ने हल्के से मुस्कुराते हुए हवा में हाथ लहराया और तभी मुझे महल और जमी हुई झील के ठीक बगल में एक विशाल आसमान छूता हुआ पेड़ दिखाई दिया। यह वही जादुई मून लॉरेल ट्री था। अपनी बर्फीली और ठंडी तासीर की वजह से इसके उगने के लिए चंद्रमा से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती थी। और चूंकि वांगशु इस चंद्रमा पर जन्म लेने वाली पहली दिव्य शक्ति थी, तो स्वाभाविक था कि इस पेड़ की कमान उन्हीं के हाथों में थी। इस पवित्र पेड़ को देखकर मैंने खुशी से सिर हिलाया और कहा, इस चंद्रमा पर आकर आपसे मिलना और इस दिव्य पेड़ के दर्शन करना, सच में मेरी यह यात्रा सफल हो गई। हालांकि वांगशु ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत कम बोलने वाली थी, इसलिए हमारी बातचीत में ज्यादातर मैं ही बोल रहा था और वांगशु बस उनका जवाब दे रही थी। बगल में इतनी खूबसूरत देवी बैठी हो तो मेरा मूड भी काफी अच्छा था। इस गुआंगहान पैलेस के अंदर मुझे एक ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जो इस रहस्यमयी दुनिया में आने के बाद मुझे आज तक कभी नहीं मिला था। मैं पूरी तरह रिलैक्स था और किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। इसी वजह से मैं वांगशु से बहुत ही बेफिक्र और खुलकर बात कर पा रहा था। कभी कभी जब मैं कोई जोक क्रैक करता तो वह शांत रहने वाली देवी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी। जाहिर है, जब दो साधक साथ बैठे तो बात घूम फिरकर स्पिरिचुअलिटी और ब्रह्मांड के नियमों पर आ ही जाती है, और हमारा कॉमन टॉपिक था मून एनर्जी। मैंने अभी अभी इस शक्ति को समझा था, इसलिए मैं बहुत शालीनता से वांगशु से इसके बारे में सीख रहा था। मैंने अपने विचार रखते हुए कहा, अंधेरे से ही उजाला निकलता है और उजाले से अंधेरा। ये यिन यांग का नियम है, जहाँ दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं। उजाले में थोड़ा अंधेरा होता है और अंधेरे में थोड़ा उजाला, जिसे हम ताइजी कहते हैं। देवी, मेरा मानना है कि हालांकि मून एनर्जी खुद में एक परम शक्ति है, लेकिन हमें इसके विपरीत काम करने वाली सन एनर्जी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। असल में मून एनर्जी को और मजबूत करने के लिए सन एनर्जी को अपने अंदर सोख लेना एक सही तरीका हो सकता है। मैं सीधे सूर्य देव के लोक से ही यहाँ आया था। हालांकि मैंने अभी तक सन एनर्जी के नियमों पर महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन मेरा ऐसा करने का पूरा पाना था। आखिर मून और सन दोनों ही एनर्जी अपने आप में बहुत एक्सट्रीम है, और चूंकि मेरा मेन फोकस क्रिएशन की पावर पर है, तो मैं एक ऐसी परम शक्ति चाहता हूँ जो दुनिया के सभी नियमों को अपने अंदर समेट सके, यानी क्रिएशन के दायरे में मून और सन दोनों आ जाएं। यही मेरा असली गोल था। इसलिए वांगशु के साथ चर्चा करते वक्त मैंने अपने इस विजन को उनके सामने रखा। वांगशु ने मेरी बात से असहमति नहीं जताई और बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले ही मेरा जन्म यहाँ हुआ है और मुझे मून एनर्जी से ज्यादा लगाव है, लेकिन मैं ये बखूबी जानती हूँ कि ब्रह्मांड यिन और यांग के संतुलन से ही चलता है। सृष्टि को चलाने के लिए इन दोनों ताकतों का मिलन बेहद जरूरी है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और मैं वांगशु के साथ इस यिन यांग के बैलेंस पर और गहराई से बात करने ही वाला था कि तभी अचानक चंद्रमा के बाहर से एक बेहद खौफनाक और ताकतवर एनर्जी का बवंडर उठा। वह सीधे वांगशु के इस गुआंगहान पैलेस की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। साफ था कि जो कोई भी आ रहा था उसके इरादे ठीक नहीं थे। इस भयानक एनर्जी को महसूस करके मेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए। इसमें एक अलग ही लेवल का घमंड और तानाशाही थी। कुछ समय पहले मेरी मुठभेड़ ड्रैगन किंग के क्लोन झान लोंग हुआंग से हुई थी, लेकिन ये पावर उससे बिल्कुल अलग थी। ड्रैगन किंग की ताकत में एक राजा का रुतबा था, लेकिन इस बार जो एनर्जी आ रही थी उसमें ऐसा घमंड था मानो कोई आसमान से नीचे खड़े कीड़े मकोड़ों को देख रहा हो, पूरी तरह से क्रूर और बेपरवाह। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा और ठीक उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन टोन गूंज उठी। सिस्टम नोटिफिकेशन, शुआनतियान लाओजू का हमला हो चुका है। उसका मकसद देवी वांगशु को हराना और चंद्रमा पर कब्जा करना है। पोस्ट के पास नीचे दिए गए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, देवी वांगशु की मदद करें और शुआनतियान लाओजू को खदेड़ दें। रिवॉर्ड, सुप्रीम डिवाइन वेपन सन मून गोल्डन व्हील। ऑप्शन 2, शुआनतियान लाओजू को जान से मार दें। रिवॉर्ड, 3000 महानियमों की गुप्त विद्या, ग्रेट स्टार टेक्निक। ऑप्शन 3, तुरंत वांगशु से दूरी बना लें और इस ब्रह्मांडीय जंग के कर्मों से दूर रहें। रिवॉर्ड, एक हाई ग्रेड डिवाइन वेपन, सिस्टम की चेतावनी। और बाहर से आ रही उस आसमान को हिला देने वाली ताकत को देखकर मुझे समझ आ गया कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद शुआनतियान लाओजू है। इस पौराणिक युग में होंगजुन, लुओहो और 3 महावंशों जैसे मेन कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ ऐसे खतरनाक सूरमा थे जिनसे लोग कांपते थे। उन्हीं में से थे ताइगू सांतियान। ये 3 सबसे शक्तिशाली संत थे, सांगतियान, शुआनतियान और हुआंगतियान। अफवाह तो ये भी थी कि ये तीनों सीधे ब्रह्मांड के नियमों के अंश से पैदा हुए हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक होंगे। देवी वांगशु के चेहरे पर भी अब शिकन आ चुकी थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने बात काटते हुए सीधे कहा, मुझे लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ ड्रैगन, फीनिक्स और किलीन वंशी जमीन और ताकत के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये नहीं पता था कि इस शांत और खूबसूरत आसमान में भी ऐसी जंग चल रही है। देवी, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन शुआनतियान भाई साहब में कितनी पावर है। वांगशु असल में मुझे इस लफड़े से दूर रखना चाहती थी, लेकिन मेरी बात सुनकर वो मेरा इरादा भांप गईं। उनका दिल अंदर से हिल गया और उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। चंद्रमा पर पैदा होने की वजह से वो स्वभाव से बेहद शांत, अकेली और बेरुखी रहने वाली देवी थी। मुझसे भी उन्होंने बात सिर्फ इसलिए की थी
क्योंकि उन्होंने मुझे अकेले चंद्रमा की ठंडक में पूरी शिद्दत से ध्यान लगाते देखा था। मेरा वो फोकस उन्हें पसंद आया था, इसलिए उन्होंने मुझे गुआंगहान पैलेस में बुलाया। लेकिन उनके लिए मैं बस एक आम मुसाफिर या दोस्त जैसा ही था। हो सकता था कि आज अलग होने के बाद हम कभी दोबारा ना मिलते या अगली बार आने पर वो मुझसे बात भी न करती, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुसीबत के इस वक्त मैं पीछे हटने के बजाय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊंगा। आखिर उनकी नजरों में मेरा लेवल अभी सिर्फ दालुओ जिन शियान का था, जबकि वह खुद और हमला करने वाला शुआनतियान दोनों हुनयुआन जिन शियान यानी गॉड लेवल पर थे। इन दोनों लेवल्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक गॉड लेवल का इंसान अपने मामूली से झटके से भी नीचे वाले को मसल सकता है। इतने बड़े खतरे के बाद भी मेरा रुकना उनके दिल को छू गया। वांगशु को हैरान होकर मेरी तरफ देखते पाकर मैंने बहुत ही शांत लहजे में कहा, आप फिक्र मत कीजिए, भले ही मेरा लेवल अभी गॉड जैसा नहीं है, लेकिन उस लेवल के लोग भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जहाँ तक मेरे लेवल वालों की बात है, बराबरी की टक्कर में आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। ये कहते हुए मैंने सीधे अपनी सबसे कीमती जादुई लौकी बाहर निकाली। कॉस्मोस गॉड, मैंने कहा, शायद ये जादुई हथियार इस लड़ाई में आपकी कुछ मदद कर सके। वांगशु उस कॉस्मोस गॉड को देखकर एक बार फिर दंग रह गई। उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, ये तो एक महादिव्य हथियार है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, जब मेरा वजूद इस दुनिया में आया था तब 7 अलग अलग जादुई लौकियां पैदा हुई थी। मैंने उन 7 को मिलाकर यह एक अल्टीमेट कॉस्मोस गॉड तैयार किया है। मेरी खुद की एनर्जी अभी इतनी नहीं है कि मैं इस गॉड के जरिए उस शुआनतियान को खत्म कर सकूं, लेकिन अगर आप अपनी गॉड लेवल एनर्जी से इसे इस्तेमाल करेंगी तो ये बिल्कुल मुमकिन है। वांगशु ने हाथ बढ़ाकर मेरे कॉस्मोस गॉड को नहीं लिया, बल्कि हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आपके इस बड़प्पन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जाओ हुआ, लेकिन इस शुआनतियान से निपटने के लिए हमें इस महादिव्य हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस मेरा हुनर देखिए। ये कहते हुए वांगशु ने एक जादुई स्क्रॉल निकाला और उसे मेरे सामने हवा में खोल दिया। स्क्रॉल के खुलते ही उस पर हजारों लाखों जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, समंदर और पूरा का पूरा ब्रह्मांड उभर आया। उसे देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि वह कोई मामूली पेंटिंग नहीं बल्कि इस पौराणिक दुनिया का एक बेहद मशहूर और कीमती हथियार था। कहानियों में सुना था कि यह स्क्रॉल आगे चलकर होंगजुन ने न्यूवा को दिया था, लेकिन अभी तो होंगजुन खुद भगवान नहीं बने थे, तो लाजमी है कि ये जादुई स्क्रॉल इस वक्त उनके पास नहीं था। जैसे सूर्य देव के लोक में जन्मे देवताओं के पास अपने पैदाइशी जादुई हथियार थे, वैसे ही चंद्रमा की पहली देवी होने के नाते वांगशु के पास भी ये कीमती खजाना था। ये स्क्रॉल भले ही अल्टीमेट गॉड लेवल का न हो, लेकिन एक बेहद पावरफुल स्पेशल वेपन था, जिसके अंदर एक पूरी समानांतर दुनिया समाई हुई थी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, देवी, अगर ये जादुई हथियार आपके पास है तो समझो जीत हमारी पक्की है। वांगशु ने सहमति में सिर हिलाया और हम दोनों गुआंगहान पैलेस से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर आ गए। बाहर का नजारा देखकर पैर तले जमीन खिसक गई। गहरे सुनहरे रंग के लिबास में खड़े शुआनतियान लाओजू के पीछे हजारों लाखों योद्धाओं की फौज खड़ी थी, जिससे आसमान कांप रहा था। जब शुआनतियान ने वांगशु को बाहर आते देखा, और वो भी एक अनजान मर्द के साथ, तो उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव साफ दिखने लगे। वांगशु हमेशा अकेली रहने वाली देवी थी, तो आज वो किसी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़ी थी? शुआनतियान की आंखों में मेरे लिए साफ तौर पर नफरत और जान से मारने के इरादे दिखने लगे। शुआनतियान के यहाँ आने के 2 बड़े मकसद थे। पहला, चंद्रमा पर कब्जा करना। ब्रह्मांड के 2 सबसे बड़े सितारों में से एक होने के नाते चंद्रमा पर कंट्रोल मिलने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। फिलहाल आसमान के सबसे बड़े पर्पल स्टार पर इन 3 संतों में से सबसे ताकतवर सांगतियान लाओजू का कब्जा था, जिससे शुआनतियान और हुआंगतियान आए दिन जंग लड़ते रहते थे। लेकिन हाल ही में जब शुआनतियान को वांगशु का पता चला, तो उसने इस सुनसान पड़े चंद्रमा को अपना अगला निशाना बना लिया। दूसरा मकसद खुद वांगशु थी। वांगशु जैसी गॉड लेवल की शक्तिशाली देवी अगर उसकी तरफ आ जाती, तो वो उनके साथ मिलकर बाकी के दोनों संतों का खात्मा कर देता। ये जंग सिर्फ आसमान पर राज करने की नहीं थी, बल्कि ये तीनों संत एक दूसरे की जान लेकर ब्रह्मांड की पूरी ओरिजिनल सोर्स एनर्जी को खुद में समेटना चाहते थे, ताकि वे सुप्रीम गॉड बन सकें। ऊपर से वांगशु की खूबसूरती देखकर शुआनतियान का दिल भी उन पर आ गया था, इसलिए वह उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। लेकिन जब उसने मुझे और वांगशु को एक साथ बाहर आते देखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने भी सामने खड़े शुआनतियान और उसके पीछे तैनात स्टार गॉड्स का मुआयना किया। उस विशाल फौज में 100 से ज्यादा योद्धा सबसे अलग चमक रहे थे, जो ब्रह्मांड के 365 मुख्य सितारों के गॉड्स थे। उनका मिनिमम लेवल भी बहुत हाई था, और कई तो मेरे बराबर के लेवल के थे। उनके पीछे बाकी के 14,800 छोटे सितारों के गॉड्स खड़े थे। मानना पड़ेगा, शुआनतियान वाकई इस आसमान का एक खतरनाक विलन था। उसके चारों तरफ एक खौफनाक और जानलेवा ऑरा महसूस हो रही थी। भले ही मेरे पास कॉस्मोस गॉड जैसी खतरनाक हथियार था, फिर भी अकेले अपने दम पर मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। आखिर ड्रैगन किंग की तरह वो अपना कोई क्लोन भेजकर नहीं लड़ा था, बल्कि खुद अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ मौजूद था। जब तक मैं खुद गॉड लेवल पर नहीं पहुंच जाता, उससे सीधे टकराना खुदकुशी जैसा था। मैंने पल भर के लिए सोचा और मन ही मन कहा, सिस्टम, मैं ऑप्शन 1 चुनता हूँ। अगर वांगशु मेरे जादुई गॉड का इस्तेमाल करके फ्लाइंग डैगर चलाती, तो शुआनतियान को जान से मारना मुमकिन था। लेकिन जब वो खुद लड़ना चाहती थी, तो मैंने भी अपना इरादा बदला और तय किया कि मैं सिर्फ उन्हें बैकअप सपोर्ट दूंगा, ताकि हम शुआनतियान को यहाँ से खदेड़ सकें। देवी वांगशु, आखिरकार आप बाहर आ ही गईं। शुआनतियान लाओजू ने अपने गुस्से को दबाते हुए कदम आगे बढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वांगशु ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे और कड़े लहजे में पूछा, शुआनतियान,
अपनी इस पूरी फौज के साथ आज मेरे लोक में आने का तुम्हारा असली इरादा क्या है? शुआनतियान लाओजू ये सुनकर सन्न रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांगशु इतनी बेबाकी और बर्फीले लहजे में बात करेंगी। सबके सामने इस तरह बात होने से उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, देवी वांगशु, मेरे यहाँ आने का मकसद तो आप अच्छे से जानती ही हैं। बात आगे बढ़ाते हुए वह बोला, मैं सांगतियान और हुआंगतियान इस आसमान पर राज करने के लिए लड़ रहे हैं और इस वक्त ये पूरी स्पेस हम तीनों में बंटी हुई है। लेकिन ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। आप इस चंद्रमा की देवी हैं, क्यों ना आप मेरा साथ देकर उन दोनों को रास्ते से हटा दें। भविष्य में जब मैं इस पूरे ब्रह्मांड का राजा बनूंगा तब आप मदर ऑफ ऑल स्टार्स कहलाएंगी। क्या ये सौदा बुरा है? शुआनतियान ने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, बल्कि सीधे मदर ऑफ ऑल स्टार्स की गद्दी का लालच देकर वांगशु को अपनी तरफ करने की कोशिश की। लेकिन ये सिर्फ उसकी अपनी सोच थी। वांगशु पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उन्होंने दो टूक जवाब दिया, तुम्हारी इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम सिर्फ यही कहने आए थे तो बेहतर होगा कि अपनी इस फौज के साथ वापस लौट जाओ। मेरे पास मेहमान नवाजी के लिए वक्त नहीं है। ये सुनते ही शुआनतियान के पीछे खड़े कुछ स्टार गॉड्स गुस्से में गाली गलौज करने लगे। शुआनतियान ने त्योरियां चढ़ाते हुए अपना हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और वांगशु से बोला, देवी वांगशु, मैं आज इतनी बड़ी आर्मी लेकर यहाँ आया हूँ तो मेरी जिद का अंदाजा आपको हो ही गया होगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर जंग तय है। यह कहते हुए शुआनतियान ने अपनी पूरी एनर्जी का फोकस मेरी तरफ कर दिया, यानी वो सीधे तौर पर मुझे धमकी दे रहा था। वांगशु के बगल में खड़े खड़े मेरा खून खौल उठा। मैं हंसते हुए गुस्से में बोला, वाह रे शुआनतियान लाओजू, इतना बड़ा गॉड होकर भी कितना घटिया है तू। एक अकेली महिला को डराने के लिए पूरी फौज लेकर आ गया। ऐसी हरकतों के साथ तू इस ब्रह्मांड का राजा बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे महाराज का अपमान करने की? अपनी जुबान को लगाम दे। उसकी फौज के कई स्टार गॉड्स गुस्से में एक साथ चिल्लाए। हा 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 हा। मैं जोर से हंसा एंड अपने हाथ में कॉस्मोस गॉड को करते हुए उस विशाल फौज और खतरनाक शुआनतियान के सामने बिना डरे सीना तान कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? शुआनतियान ने अपनी तीखी नजरों से मुझे देखा और मेरी तरफ उंगली उठाते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? एक मामूली सा साधु होकर तुझमें इतना दम कहाँ से आया? मैंने पलटकर जवाब दिया, मेरा नाम पूछकर क्या मुझे यहीं ढेर करने का इरादा है लाओजू? शुआनतियान ने अपना सिर हिलाया और बोला, तू सिर्फ एक दालुओ जिनशियान है। तेरे पास थोड़े बहुत जादुई पैंतरे हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजरों में तेरी कोई औकात नहीं है। मुझे तो बस इस बात पर हैरानी हो रही है कि जिस वांगशु ने मुझे दुत्कार दिया वो तुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? तभी अचानक वहाँ एक ऐसी जानलेवा ठंडक फैली जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बगल में खड़ी वांगशु का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। शुआनतियान, तुमने अपनी हदें पार कर दी हैं। उनकी इस बर्फीली और खौफनाक आवाज के गूंजते ही हवा में बर्फ के हजारों फूल जमने लगे। अगले ही पल वह जादुई स्क्रॉल हवा में लहराया और पलक झपकते ही शुआनतियान के ठीक ऊपर पहुंच गया। स्क्रॉल से एक रहस्यमयी रोशनी निकली जो शुआनतियान को सीधे खींचकर उस समानांतर दुनिया में कैद कर लेना चाहती थी। शुआनतियान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वांगशु इतनी आक्रामक होकर सीधे उसी पर हमला कर देंगी। अब उसका ध्यान मुझसे पूरी तरह हट चुका था और वो गुस्से से पागल हो उठा। वो चिल्लाया, वांगशु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर वार करो। उसी पल शुआनतियान ने अपने अंदर दबाकर रखी पूरी गॉड लेवल एनर्जी को ब्लास्ट की तरह रिलीज किया। उसके शरीर से तारों की इतनी तेज और जोरदार रोशनी निकली कि उसने ऊपर से आ रहे उस जादुई स्क्रॉल के दबाव को हवा में ही रोक दिया। उसी वक्त उसने अपना विशाल हाथ हवा में लहराया और ब्रह्मांड की अनगिनत तारों की रोशनी को एक साथ समेटकर आसमान को ढक देने वाला एक बहुत बड़ा हाथ बना दिया। वह हाथ आंधी तूफान की तरह सीधे वांगशु और मेरी तरफ बढ़ने लगा। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और वो गॉड लेवल की ताकत से भरा हाथ नीचे आने लगा। यह हमला इतना भयानक था कि अगर मैं अपने पास मौजूद महादिव्य हथियार का इस्तेमाल भी करता तो सिर्फ अपनी जान बचा पाता। पलटकर वार करने की औकात मेरी नहीं थी। लेकिन तभी वांगशु ने फुर्ती से अपने जादुई स्क्रॉल को वापस खींचा। वो पिक्चर ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स एक झटके में शुआनतियान के उस विशाल हाथ से भी बड़ी हो गई और वांगशु के सिर के ऊपर तैरने लगी। वह यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने उस स्क्रॉल की शक्ति से मुझे और खुद को एक सुरक्षित घेरे में ले लिया। बूम! शुआनतियान का वह खौफनाक हाथ पूरी ताकत से चंद्रमा की सतह पर आकर गिरा। धमाका इतना जबरदस्त था कि चंद्रमा पर जमी सदियों पुरानी बर्फ की परतें टूट गईं। बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ ब्लास्ट होकर बिखर गए और हर तरफ तबाही मच गई। लेकिन इस तबाही का मुझ पर और वांगशु पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उस जादुई स्क्रॉल की बदौलत हम दोनों मानो किसी दूसरे डायमेंशन में जा चुके थे। शुआनतियान का वह जानलेवा हमला हमें छू तक नहीं पाया। मानना पड़ेगा, ये स्क्रॉल वाकई बेमिसाल था। तभी तो आगे चलकर ये न्यूवा जैसी महादेवी का खास हथियार बना। जैसे ही वांगशु ने खुद को और मुझे उस हमले से बचाया, उन्होंने बिना एक पल गंवाए सीधे पलटवार किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से हवा में ही मून लॉरेल ट्री का एक एनर्जी रूप तैयार किया और उसे पूरी ताकत से शुआनतियान की तरफ दे मारा। शुआनतियान ने भी तुरंत अपना सबसे खास और पैदाइशी जादुई हथियार बाहर निकाला, शुआनतियान सील। ये उसकी अपनी सोल एनर्जी से बना हुआ एक बेहद पावरफुल वेपन था। उसने उस बड़ी सी सील को हवा में उछाला ताकि वह वांगशु के हमले को रोक सके। अगले ही पल दोनों महाशक्तियां आपस में टकराईं। कड़क धमाका इतना तेज था कि स्पेस में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। जैसे ही वह जादुई सील वांगशु के बनाए पेड़ से टकराई, शुआनतियान के दोनों हाथ बुरी तरह कांप उठे
और उसकी हड्डियां चटक गईं। वह जादुई सील सीधे जाकर उसकी छाती पर लगी और वो कई कदम पीछे जा गिरा। शुआनतियान के मुंह से एक कराह निकली। साफ था कि इसे एक झटके में ही उसे काफी गहरी चोट लगी थी। भले ही ये चोट मामूली दिख रही हो, लेकिन शुआनतियान अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। वह खौफ से भर गया क्योंकि देवी वांगशु की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने बिना किसी बड़े हथियार के सिर्फ अपनी एक नॉर्मल मैजिकल टेक्निक से उसे घायल कर दिया था। शुआनतियान को तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि वह अकेले वांगशु का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत पीछे हटते हुए अपनी फौज को चिल्लाकर हुक्म दिया, सब के सब तुरंत स्टार फॉर्मेशन बनाओ। उसकी फौज के सारे स्टार गॉड्स पहले से ही अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात थे और जंग के लिए तैयार थे। अपने राजा का हुक्म मिलते ही उन सब ने तुरंत अपने अपने जादुई झंडे लहराए और देखते ही देखते आसमान में एक बेहद पेचीदा और खतरनाक चक्रव्यूह तैयार कर लिया। उस चक्रव्यूह के बनते ही आसमान में हजारों रंग की रोशनी आपस में टकराने लगी। धुंध के बीच बड़े बड़े खौफनाक साये दिखाई देने लगे। किसी के पास बड़े बड़े पंख थे, किसी के शरीर पर नुकीले कांटे थे, तो कोई 3 सिर और 6 हाथों वाला था। ये सब उन स्टार गॉड्स के असली रूप थे। उस चक्रव्यूह से इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी मानो वहाँ एक अलग ही डेंजरस यूनिवर्स बन गया हो। शुआनतियान लाओजू खुद भी पीछे हटकर उस चक्रव्यूह के सुरक्षित घेरे में चला गया और वहाँ से वांगशु को ललकारते हुए चिल्लाया, वांगशु, तेरी पर्सनल पावर मुझसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या तुझमें मेरे इस शुआनतियान चक्रव्यूह के अंदर कदम रखने की हिम्मत है? वांगशु ने उस चक्रव्यूह को देखा और मेरी तरफ मुड़कर बोली, मुझे इस चक्रव्यूह को तोड़ना ही होगा, वरना ये आसानी से हार नहीं मानेगा। तुम तब तक मेरे इस जादुई हथियार के अंदर सुरक्षित रहो। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मुझे एक तेज झटका लगा और मैं खुद ब खुद उस जादुई स्क्रॉल के अंदर पहुंच गया। वहां से मुझे बाहर का सब कुछ एक अजीब और अनोखे विजन से साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि वांगशु उस जादुई स्क्रॉल को संभालते हुए बेहद शालीनता से सीधे उस चक्रव्यूह के अंदर घुस गई। शुआनतियान ने तुरंत अपनी फौज को ऑर्डर दिया, पूरी ताकत से चक्रव्यूह को एक्टिवेट करो, इसकी सारी जादुई शक्तियां और एनर्जी सोख लो, लेकिन ध्यान रहे इन्हें कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और तभी अचानक चारों तरफ एक ऐसी खौफनाक ठंडक फैली कि वांगशु के सबसे करीब खड़े स्टार गॉड्स के शरीर वहीं के वहीं जम गए। उनकी आत्मा और शक्तियां पूरी तरह सुन्न पड़ गईं और वे हिलने तक के काबिल नहीं रहे। वह बर्फीली मून एनर्जी उस पूरे चक्रव्यूह में इस कदर फैल गई कि वह चक्रव्यूह आगे बढ़ ही नहीं पाया और वहीं लॉक हो गया। अगले ही पल हवा में मून लॉरेल ट्री की अनगिनत डालियां लहराईं और उन्होंने चारों दिशाओं में घूमकर स्टार गॉड्स के हाथों से उनके जादुई झंडे छीनना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो पूरा का पूरा चक्रव्यूह तिनके की तरह बिखर गया। अभी शुआनतियान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके पैरों के पास उन जादुई झंडों का एक बड़ा सा ढेर आकर गिरा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका वो महान चक्रव्यूह तो कब का तबाह हो चुका है। ये चक्रव्यूह उसका आखिरी इक्का था, लेकिन उसने वांगशु की असली ताकत का अंदाजा लगाने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। सिर्फ शुआनतियान ही नहीं बल्कि स्क्रॉल के अंदर बैठा मैं भी पूरी तरह दंग था। देवी वांगशु इतनी खतरनाक हो सकती हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे याद आया कि कैसे थोड़ी देर पहले मैं उन्हें अपना जादुई हथियार देने की सोच रहा था। अब मुझे खुद पर ही हंसी आ रही थी। कहने को तो शुआनतियान और वांगशु दोनों एक ही गॉड लेवल पर थे, लेकिन इस लड़ाई में वांगशु ने उसे एक तरफा धूल चटा दी थी। अगर उनके दिल में दया न होती तो आज वहाँ मौजूद आधे से ज्यादा स्टार गॉड्स हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके होते। वांगशु की वही शांत और बर्फीली आवाज दोबारा गूंजी, शुआनतियान, अब तो तुम वापस जा सकते हो ना? लेकिन ये आवाज शुआनतियान के कानों में किसी काल के बुलावे जैसी लगी। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था और काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जैसे ही वांगशु ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा, हालांकि मैंने इस लड़ाई में सीधे तौर पर कोई वार नहीं किया था और सिर्फ डिफेंसिव मोड में था, फिर भी मेरे दिमाग में सिस्टम की टोन गूंज उठी, मिशन कंप्लीट, यानी ये बड़ी जंग अब खत्म हो चुकी थी। वांगशु ने जब देखा कि शुआनतियान बिल्कुल सुन्न होकर बुत बना खड़ा है तो उन्होंने उस पर और वक्त जाया नहीं किया। वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गईं और वापस चंद्रमा के गहरे हिस्से में लौट आईं। बाहर खड़े सारे स्टार गॉड्स एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि अब क्या किया जाए। आखिरकार कुछ सीनियर कमांडर्स ने हिम्मत जुटाई और शुआनतियान के पास जाकर धीरे से बोले, महाराज महाराज। 3-4 बार आवाज देने के बाद शुआनतियान मानो किसी गहरे सदमे से जागा। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या वो चली गई? उसके सैनिकों ने जवाब दिया, जी महाराज, वह जा चुकी हैं। शुआनतियान ने गुस्से और शर्म में अपना हाथ हवा में लहराया, जमीन पर बिखरे सारे जादुई झंडे समेटे और अपनी जादुई सील को वापस अपने अंदर खींचते हुए बोला, तो फिर हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। और इस तरह वह बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी बची कुची फौज को लेकर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकला। गुआंगहान पैलेस में वापस आने के बाद मैं वांगशु को देखकर अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और पूछा, देवी वांगशु, सच बताऊं तो आपकी असली पावर देखकर मैं हैरान हूं। आपका एक्चुअल लेवल क्या है? मुझे यह तो पता था कि वांगशु और शुआनतियान दोनों गॉड लेवल पर हैं, लेकिन उनका सटीक लेवल मुझे नहीं मालूम था। इस लड़ाई में वांगशु ने जिस तरह एक तरफा डोमिनेट किया, उससे मुझे शक था कि वो इस लेवल के शुरुआती स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं है, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वांगशु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं हुनयुआन जिनशियान के मिड स्टेज पर हूँ। ये सुनकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गयी। मैंने मन ही मन सोचा,
भाई, इसे कहते हैं सही जगह जैकपॉट लगना। इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी पावरफुल देवी शायद ही कोई दूसरी होगी सिवाय पक्षियों की पूर्वज युआन फेंग के। मैंने कुछ देर सोचा और फिर बहुत ही संजीदगी से कहा, देवी वांगशु, सच कहूँ तो आज आपकी एंड शुआनतियान की जंग देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी कितना कमजोर हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं यहाँ से लौटकर वापस मुख्य दुनिया में जाऊंगा और अपनी साधना को और मजबूत करूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपके फ्यूचर प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ। आज आपने शुआनतियान को हरा तो दिया, पर अपने रहमदिल स्वभाव की वजह से उसे जिंदा छोड़ दिया। इस दुश्मनी का अंजाम आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। अगर उस शुआनतियान ने कोई घटिया चाल चली या फिर बाकी के दोनों संतों के साथ मिलकर दोबारा हमला किया तो आप अकेली पड़ जाएंगी। भले ही आपका लेवल बहुत हाई है, फिर भी रिस्क तो है ही। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मेरी बात सुनकर वांगशु की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत ही शांत लहजे में बोली, मैं इस खतरे को अच्छे से समझती हूँ जाओ हुआ, और मेरी वजह से तुम भी इस लफड़े में घसीटे गए हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं इस चंद्रमा को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाती, वे तीनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं जानता था कि वांगशु का स्वभाव ऐसा ही है, बेहद स्वाभिमानी, जिसे बदलना या समझाना आसान नहीं था। इसलिए मैंने सीधे अपने स्पेस से दो बेहद चमकीले जादुई हथियार बाहर निकाले। इनमें से एक ढलते हुए चांद जैसा था और दूसरा चमकते हुए सूरज जैसा। ये वही रिवॉर्ड था जो मुझे सिस्टम से मिला था, सन मून गोल्डन व्हील। ये दोनों ही अल्टीमेट गॉड लेवल के वेपन्स थे, जिन्हें आपस में जोड़कर इनकी ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकती थी। मैंने उन्हें वांगशु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देवी, ये जादुई चक्र मुझे हाल ही में मिले हैं। ये आपकी मून एनर्जी के साथ पूरी तरह मैच करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रख लें। आपके पास जो स्क्रॉल है वो स्पेस को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन दुश्मनों पर तगड़ा अटैक करने के लिए ये सन मून व्हील सबसे बेस्ट साबित होंगे। ये देखकर वांगशु दंग रह गई। उन्होंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं जाओ हुआ, ये बहुत ही कीमती खजाना है, मैं इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया और कहा, आपको इसे रखना ही होगा, तभी मैं यहाँ से बेफिक्र होकर जा पाऊंगा। वैसे भी आपने मुझे साधना के जो गुर सिखाए हैं, ये जादुई हथियार उसी गुरु दक्षिणा का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरी जिद देखकर वांगशु का इनकार थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु दक्षिणा शब्द सुना, उन्होंने मुझे एक तीखी और प्यारी सी नजर से घूरा। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें इस बात पर गुस्सा क्यों आया, पर खैर, वे जादुई व्हील्स उन्हें सौंपकर मुझे बड़ी तसल्ली मिली। मैंने मन ही मन कहा, उम्मीद है कि ये वेपन्स उनके काम आएंगे और शायद इससे उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं उस बातचीत के तुरंत बाद चंद्रमा से नहीं निकला, बल्कि कुछ और समय तक वहीं वांगशु के साथ रुका। इस दौरान हमारे बीच स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफी गहरी चर्चा हुई। उन्होंने मुझे गॉड लेवल की कई गुप्त बातें और बारीकियां समझाईं, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरी तरफ वांगशु ने मेरे दिए हुए उन दोनों जादुई चक्रों की मदद से सन एनर्जी और यिन यांग के बैलेंस को समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वांगशु के स्वभाव में भी बदलाव दिखने लगा। अब वो पहले जैसी पूरी तरह बर्फीली और रूखी नहीं लगती थी, बल्कि उनके व्यवहार में एक सजीवता और हल्की सी गर्माहट आ गई थी। और इस बैलेंस की वजह से उनकी खुद की डिवाइन पावर भी पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वहाँ रुककर मैंने वांगशु की देखरेख में मून एनर्जी को और गहराई से समझा और साथ ही गॉड लेवल पर पहुंचने की तैयारियां भी शुरू कर दी। अपने कॉस्मोस गॉड की मदद से मैं कर्म के नियम और सन एनर्जी जैसी कई और शक्तियों पर महारत हासिल करने लगा। मेरी पावर लगातार बढ़ रही थी, लेकिन आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मैंने वांगशु से विदा ली और चंद्रमा को छोड़कर वापस मुख्य दुनिया की तरफ रुख करने का फैसला किया। इस वक्त आसमान पर उन तीन संतों का राज था और मेरा लेवल अभी ऐसा नहीं था कि मैं उनमें से किसी से भी सीधा पंगा ले सकूं। दूसरी तरफ मुख्य दुनिया में भले ही तीन बड़े वंशों की जंग चल रही थी, लेकिन वह जगह इतनी विशाल थी कि वहां छिपने और आगे बढ़ने के काफी मौके थे। चलने से पहले मैंने वांगशु को भी अपने साथ चलने के लिए काफी मनाया, ताकि वो इस आसमान की जंग और पॉलिटिक्स से दूर रह सकें, लेकिन उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए मना कर दिया। आखिर वो इसी चंद्रमा पर पैदा हुई थी, इसलिए अपने इस घर को छोड़कर जाना उनके लिए आसान नहीं था। तो तय हुआ कि मैं अकेला ही आगे बढ़ूंगा। जाने से पहले मैंने वांगशु को इस दुनिया के टॉप लेवल के खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी जनरल नॉलेज दी। वह खुद भले ही गॉड लेवल पर थीं, लेकिन पैदा होने के बाद से कभी चंद्रमा से बाहर नहीं गई थीं, इसलिए उन्हें बाहरी दुनिया की ज्यादा समझ नहीं थी। जब मैंने उन्हें एक एक करके दुनिया के सबसे खतरनाक महारथियों के बारे में बताना शुरू किया तो वो हैरान रह गईं और अपनी खूबसूरत आंखें बड़ी करते हुए हंसकर बोली, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये होंगजुन, लुओहो, यिन यांग और 5 एलिमेंट्स, ये सब के सब कोई भले मानुष नहीं बल्कि नंबर 1 के विलेन हैं। मैंने पूरी गंभीरता से कहा, बिल्कुल, इस वक्त की दुनिया में किसी सीधे और भले इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है, इसलिए इन लोगों पर भरोसा करना तो दूर, इन पर हमेशा शक बनाए रखना, खासकर इस होंगजुन पर क्यों? वांगशु ने नासमझियों से पूछा। उन्हें लगा जैसे मुझे होंगजुन से कोई पर्सनल दुश्मनी है। मैंने थोड़ा रुककर जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि उन सब में वही एक ऐसा है जो अपनी असली चालें कभी सामने नहीं आने देता। इस वक्त मैंने अपने महादिव्य हथियार से ब्रह्मांड के सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए थे, इसलिए मैं खुलकर वांगशु से इन सब के बारे में बात कर पा रहा था, बिना किसी डर के कि कोई हमारी बातें ट्रेस कर लेगा। मैंने बात आगे बढ़ाई, होंगजुन सिर्फ दिखने में ही पावरफुल नहीं है, उसके पास क्रिएशन Z है, जो खुद गॉड पंगु का सबसे खास हथियार था। उसमें ब्रह्मांड के सभी 3000 नियम समाये हुए हैं। उसी की मदद से उसने चुपके से एक गुप्त विद्या सीख ली है, जिसे 3 कॉप्स कटर कहते हैं। इसके अलावा
दुनिया के सबसे बड़े जादुई हथियार जैसे पंगु बैनर, 12 लेयर्ड गोल्डन लोटस और अमरूद के दिव्य बाग सब उसी के पास है। मैंने होंगजुन की पूरी कुंडली वांगशु के सामने खोल कर रख दी। ये सब सुनकर वांगशु एकदम अवाक रह गई। होंगजुन के खजाने के सामने अब उन्हें अपना जादुई स्क्रॉल और बाहर लगा मून लॉरेल ट्री भी बहुत मामूली लगने लगा था। उन्होंने हैरान होकर पूछा, पर उस अकेले के पास इतने सारे जादुई हथियार आए कहाँ से? मैंने जवाब दिया, वह जादुई जेड ब्रह्मांड की किस्मत का फैसला करता है। भले ही वह थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन इस दुनिया के नियमों के लिए वह सबसे बड़ी चीज है। मुझे पूरा शक है कि इस दुनिया के सुप्रीम सिस्टम ने होंगजुन को अपना मेन हीरो चुन लिया है, और जब ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पर हो तो इतनी बड़ी किस्मत और खजाने मिलना तो आम बात है। वांगशु ये सुनकर कुछ बोलते बोलते रुक गईं, लेकिन मैं उनका चेहरा देखकर समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप यही सोच रही है ना कि अगर उसे ऊपर वाले का सपोर्ट है और उसका फ्यूचर इतना ब्राइट है तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ा हूँ? वांगशु ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह दूध का धुला या निस्वार्थ नहीं होता, खासकर होंगजुन। अगर भविष्य में वो इस दुनिया का पहला सुप्रीम गॉड बन गया तो वो हम जैसे बाकी साधकों को आगे बढ़ने से रोकेगा और हम पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ऊपर से मुझे भनक लगी है कि उसके तार इस ब्रह्मांड के बनने से पहले के प्राचीन राक्षसों से जुड़े हैं। वो शायद उन्हीं का पुनर्जन्म है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया ही खतरे में पड़ जाएगी। वांगशु कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तब तो वो वाकई एक बेहद खौफनाक दुश्मन है। मैंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, इस वक्त वह सभी गॉड लेवल के लोगों में सबसे ताकतवर है और सुप्रीम गॉड बनने के सबसे करीब है। उसकी पावर देखकर किसी को भी निराशा हो जाए। अफसोस कि मैं अभी खुद गॉड लेवल पर भी नहीं पहुंचा हूं, इसलिए उससे टक्कर लेने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। मेरी बातों का असर वांगशु पर भी दिखने लगा। उन्हें भी वो अदृश्य दबाव महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अगर होंगजुन वाकई सबसे आगे निकल गया तो बाकी किसी भी पावरफुल इमोर्टल का कोई वजूद नहीं बचेगा। वांगशु ने पूछा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ताकत उसके सामने कैसी है? मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, होंगजुन की उस गुप्त विद्या के दम पर उसके बनाए हुए 3 क्लोन्स भी खुद गॉड लेवल के बराबर हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो वो अकेला ही 4 गॉड लेवल के योद्धाओं के बराबर है। और इसमें मैंने उसके जादुई हथियारों और उस जादुई जेड की पावर को तो जोड़ा भी नहीं है। इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। अच्छा, ऐसा है? वांगशु कुछ देर के लिए शांत हो गई, फिर बोली, तो फिर उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? मुझे नहीं पता। शायद दुनिया के सभी गॉड लेवल के लोग एक साथ मिलकर लड़ें तो जीतने का कोई चांस बने, या फिर मेरे और ताकतवर होने का इंतजार करो। क्या पता एक दिन मैं खुद उससे भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। जब मैंने ये बात कही तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड साफ दिख रहा था। वांगशु मुझे इस अंदाज में देखती ही रह गई और शर्म के मारे उनके खूबसूरत गाल थोड़े लाल हो गए। खैर, मेरा ध्यान उस वक्त इस बात पर नहीं गया। जो भी जरूरी बातें थी वह सब मैंने वांगशु को समझा दी थी और अब मेरे जाने का समय हो चुका था। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और चंद्रमा से निकलकर वापस मुख्य दुनिया की तरफ बढ़ गया। वांगशु मुझे जाते हुए देखती रही। मेरे जाने के बाद वह काफी देर तक मेरी कही बातों पर विचार करती रही। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, दुनिया के सभी गॉड लेवल के लोगों को एक साथ लाकर होंगजुन से लड़ना, शायद यही एक रास्ता हो सकता है।